आपको लोग प्यार से शुश्रुत का वारिस के नाम से जानते हैं। हाउ डू यू फील विद दिस टाइटल? कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सिर्फ झोली खुली रखी होती है और आपके हिस्से में कुछ ना कुछ आ जाता है। वाह, एंजाइटी क्या होती है? अ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर जिसमें कि इंसान प्रेजेंट में प्रेजेंट नहीं रह सकता बल्कि फ्यूचर में रहता है। कैसे पता चलेगा डिप्रेशन से जा रहे हैं या नहीं जा रहे? एंजाइटी जो है ना, वो मेरे हिसाब से ना, बच्चा जब छोटा होता है ना, वहीं से पेरेंट्स उसमें सीडिंग कर देते हैं। यू आर वॉट यू कंज्यूम। फूड का या आपके आहार का आपके मेंटल हेल्थ पे क्या रोल है? आहार का सही निरुक्ति जो है, आहार्यते इति आहार। जिसका आहरण किया जाए वो आहार, ग्रहण किया जाए वो आहार। मतलब यहाँ पर सिर्फ खाने की बात नहीं हो रही। इट इज अबाउट व्हाट यू आर कंज्यूमिंग। हमारी निद्रा, स्लीप और मेंटल हेल्थ का क्या रिलेशन रहता है? निद्रा जो है ना, उसको आयुर्वेद सिर्फ और सिर्फ इस तरह से नहीं देखता कि आप सो जाओ और रेस्ट मैकेनिज्म है। उसको एक हीलिंग के तौर पे लिया जाता है कि आपने पूरे दिन में जिस तरह से अपने बॉडी के साथ डील किया है और जो वेयर एंड टेयर हुआ है, स्लीप इज द टाइम व्हेन यू रिस्टोर दिस ऑल थिंग्स। स्ट्रेस के बारे में थोड़ा बात करना चाहेंगे कि पहले स्ट्रेस जब हम पढ़ते थे फिजिक्स की किताबों में ही था, अभी सबके दिलो दिमाग में है। तो स्ट्रेस के बारे में बताइए कि छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं आई एम गोइंग थ्रू स्ट्रेस, मुझे थोड़ा स्ट्रेस लग रहा है। क्या है स्ट्रेस आयुर्वेदिकली अगर देखें तो एंजाइटी जो है ना, वो मोस्टली वात प्रधान होती है कि आपका वायु बिगड़ा हुआ है। डिप्रेशन जो है वो 99% केस में कफ की दुष्टि है या आपके मानसिक दोष तमस की दुष्टि है। स्ट्रेस जो है इट फॉल इन बिटवीन, वो पित्त की दुष्टि है, रजस की दुष्टि है। आयुर्वेद का अप्रोच क्या रहता है इन तीनों के लिए? हम एक एक करके अगर डिस्कस करें, लेट्स स्टार्ट विद एंजाइटी। आज के ज़माने में डॉक्टर बात करते हो ऐसा भी बहुत कम देखा जाता है। तो पहली चीज़, वाई डू वी सफ़र फ्रॉम लोनलीनेस? क्योंकि हमें किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं है। क्योंकि रोग जो है ना, वो पहले मन में आता है, उसके बाद शरीर में आता है। अच्छा, आयुर्वेद की सर एक इमेज है फिर मार्केट में कि इट्स अ स्लो एंड स्लगिश अप्रोच। लो कंपेरेटिव टू व्हाट? अध्यात्म का या स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन कितना रोल प्ले करता है मेंटल इलनेस में? आज के एरा में सर वैद्यज सोशल मीडिया पे बहुत आ चुके हैं। बहुत ऐसे वैद्यज हैं ऑन रेस टू गेन अटेंशन ऑन सोशल मीडिया। डू यू सी दिस एज अ कलेक्टिव ग्रोथ ऑफ आयुर्वेद या एज अ कॉम्पिटिशन? अगर सुश्रुत जी आज अलाइव होते, व्हाट वुड ही एक्सपेक्ट? नमस्कार। आज हमारे साथ आयुर्वेदिक पॉडकास्ट में डॉक्टर संजय सर हैं, जिनको लोग प्यार से शुश्रुत का वारिस के नाम से भी जानते हैं। युवा वैद्य जो आयुर्वेद की गहराइयों को बहुत ही सरल और प्रभावी तरीके से आजकल के स्टूडेंट्स को पहुंचाते हैं। बहुत ही मशहूर लेखक भी है, जिनकी हाल ही की किताब आप लोगों ने देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी भी होगी, लाफ्टर वेदा। बहुत ही अच्छी किताब है जिसने हेल्थ और हीलिंग दोनों को एक नया रूप दिया है, और उसी के रिगार्डिंग आज हम सर के साथ बात करना चाहते हैं। काफ़ी ऐसे प्रिंसिपल्स उन्होंने उसमें दिखाए हैं मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग, जो ज़्यादातर लोग कहीं बोलते नहीं हैं, और उसमें भी आयुर्वेदिक में उसका अप्रोच क्या है उसके बारे में आज हम डॉक्टर संजय सर के साथ बैठेंगे। नमस्कार सर, वेलकम टू द आयुर्वेदिक पॉडकास्ट। नमस्ते। आपको लोग प्यार से शुश्रुत का वारिस के नाम से जानते हैं, तो मैं उसी से शुरू करना चाहूँगा। हाउ डू यू फील विद दिस टाइटल, या कैसे आपने इसको अपने उसमें टाइटल में लिया कि आई वांट टू बी समथिंग लाइक शुश्रुत का वारिस? कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सिर्फ झोली खुली रखी होती है और आपके हिस्से में कुछ ना कुछ आ जाता है। वाह ऊपर वाला कुछ फूल फेंकता है और आपके हिस्से में या तो कमल आएगा या तो गुलाब आएगा। जी, जैसी आपकी झोली उस हिसाब से कुछ ना कुछ आएगा। तो वाह। ये चूजी तो मतलब चूजन तो नहीं था। ओके। ये मिला है, कैसे कहाँ वो नहीं पता, पर एक नई चीज़ शुरू करने के रिवॉर्ड में, एक नई प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट करने के रिवॉर्ड में,
क्योंकि मेरे गुरु जिन लोगों से भी मैंने सीखा है, मैंने नाड़ी सीखी है, मैंने अलग अलग तरह के उपक्रम सीखे हैं, शालक्य सीखा मेरे गुरु गुरु से, तो उन सब के पास से मुझे चरक ज़्यादा सीखने को मिला। अच्छा। उन्होंने मुझे वही सब ज़्यादा सिखाया, जी। बट पता नहीं इनबिल्ट कुछ चीज़ें अलग थी जो चरक तो सीखा ही, प्रैक्टिस भी वो भी करता हूँ, वाह। पर रुझान, प्यार, पहली मोहब्बत वो सुश्रुत शायद शादी चरक से हो गई है, प्रैक्टिस उसके साथ करते हैं, वाह। पर हाँ पहली नज़र का प्यार वो सुश्रुत है। तो प्रैक्टिस तो मैं करता था, और रक्त के साथ रक्त दोष इन्वॉल्व करे हम, अगर सुश्रुत ने जो जो चीज़ें हाईलाइट करी है, जो सुश्रुत संहिता को सभी बाकी संहिताओं से अलग करती है, मोस्ट प्रिसाइज, मोस्ट प्रैक्टिकल, आज भी उसको इतनी ही इजीली आप इम्प्लीमेंट कर सको, शायद ये सब रीज़न है कि मेरा रुझान सुश्रुत के ऊपर ज़्यादा है। बिकॉज मैं थोड़ा सा आलसी हूँ, मुझे शॉर्टकट्स लेना ज़्यादा पसंद है, मैं उस तरह की प्रैक्टिस चाहता हूँ, और सुश्रुत से मैं ज़्यादा कनेक्टेड फील करता हूँ, रेजोनेट करता हूँ उनकी सारी बातों से। अच्छा। तो वो प्रैक्टिस कर रहा था, बस मैं तो मेरा काम करता गया। धीरे 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 अलग से मेरा मतलब ये जो सुश्रुत का वारिस है, उससे पहले का अगर नाम आप देखो, मतलब इंस्टाग्राम हैंडल है, टैग नेम है मेरा, वही फेमस हो गया, पर उससे पहले का जो था दैट वाज ऑप्टिमिस्टिकली बायस्ड। अच्छा। तो वो कहाँ से यहाँ तक टर्न हुआ, और फिर ये सब जो आज आप देख रहे हैं। जी जी जी। बट अल्टीमेटली आउटपुट ऑफ हार्ड वर्क, डिसिप्लिन। That's true. As a young वैद्य सर, आपके लिए ये जर्नी आयुर्वेद में आना, was it a choice or was it by chance? मिक्स ऑफ बोथ इमोशंस। अच्छा। चॉइस भी और चांस भी, बाय चांस नहीं कहेंगे, चॉइस एंड चांस बोथ। ओके। और पहले से यही कुछ चीज़ें करनी थी एक्चुअली। अगर करियर ओरिएंटेड बात करें तो आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ पायलट। ओह। पर लैक ऑफ गाइडेंस, या कहो कि कोई इस तरह का मिला ही नहीं जो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बता सके। कि 12th में हम गिनी पिग थे। अच्छा। जो ए ग्रुप, बी ग्रुप, A+B ग्रुप वाले। हाँ। तो हमारे ऊपर वो ट्रायल किया गया, और मैंने बायो, जस्ट बिकॉज मुझे ड्राइंग पसंद थी, मैंने बायो ऑप्ट किया। अच्छा। आई वॉजंट अवेयर कि आपको पायलट होने के लिए मैथ्स लेना पड़ता है। मुझे उतना भी गाइडेंस नहीं था, मतलब जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, या जिस फैमिली फ्रेटर्निटी से मैं आता हूँ। ओके। तो वो गाइडेंस नहीं था। 11th खत्म करके 12th एंटर हुए, और ऐसे ही 4-5 लोग हम बैठे थे, और उनमें बातें चल रही थी क्या करेंगे, अभी खत्म हो जाएगा 1 साल के बाद, क्या एडमिशन लेंगे, कहाँ एडमिशन लेंगे। एंड आई वाज लाइक कि मुझे तो पायलट बनना है, और वो सब लोग मुझ पर हंस रहे थे। तो ये तो ऐसी सीन मैंने ना बहुत बचपन से फेस करी हुई है, ऐसे सिनेरियो कि हम बात कर रहे हैं, और मेरा कोई ओपिनियन जो पहले से ही टेंड टू बी डिफरेंट वाला रहा है। मुझे तब ये चीज़ नहीं पता थी, अभी पता चल रहा है कि मैं कुछ अलग काम करता हूँ। पहले तो कुछ नहीं था, पहले तो मैं हमेशा ही मोक किया गया, हमेशा ही खुद की बातों के लिए, खुद के ओपिनियंस के लिए जज किया गया। लोग मुझ पर हंसे ही है वैसे ही। तो वही सेम सिनेरियो था कि सब लोग मुझ पर हंस रहे थे कि 1 साल खत्म हो गया, और इस बंदे को ये भी नहीं पता कि पायलट बनने के लिए मैथ्स चाहिए होता है। तो मैं वैसे ही था, बट ये डेस्टिनी थी, सुश्रुत ने चूज किया हुआ था, तो चाहूँ या ना चाहूँ मुझे यहाँ पर तो आना ही था। तो सर बायो लेने के बाद तो आप मतलब MBBS भी कर सकते थे, तो हाउ डिड यू टर्न टुवर्ड्स आयुर्वेद? वो एक और दूसरी लंबी स्टोरी है, क्योंकि बीमार इंसान, या फिर मेरा अपब्रिंगिंग बोलो कि मैं पहले से ही थोड़ा सा रिलीजियन साइड थोड़ा सा इंटेंट था, या फिर मेरा अपब्रिंगिंग पूरा ऐसा था, संस्कार और ये सब चीज़ें। तो एक उस समय के लिए तो ऐसे ही बोलो कि पसंद ही नहीं था। अच्छा। और मैंने कभी भी, तब भी जब आयुर्वेद में भी नहीं था, तब भी ज़्यादा क्या, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने एलोपैथी दवाइयाँ ली है। ओह। तो पहले से ही घर में उस तरह का एटमॉस्फेयर भी था कि यही सब चीज़ें करनी है। तो पहले से प्यार आयुर्वेद के ऊपर ही था। वेदर मैं चूज करता कि ना करता, अगर मैं पायलट भी बनता तब भी मेडिसिन तो मैं आयुर्वेद ही लेता। तो उसके लिए मुझे कंसल्ट करना पड़ता किसी को, बट हाँ मेडिसिन तो मैं आयुर्वेद ही लेता। तो पहले से प्यार
आयुर्वेद से ही हुआ था, तो 11th के बाद तो चॉइस हालांकि थी भी नहीं, पर हाँ। अगर होती भी तो भी मैं आयुर्वेद ही करता, मतलब वही करना था। थोड़ा सर हम आज के टॉपिक पे जाना चाहेंगे, थोड़ा मेंटल हेल्थ में। टुडे ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ इंडिया इज़ करंटली डीलिंग विद एनी और द अदर मेंटल इश्यूज़, और उसमें आयुर्वेद के बारे में अगर हम बात करें तो ज़्यादा कुछ बोला नहीं जाता। तो थोड़ा उसके ऊपर अगर आप प्रकाश डालें कि आयुर्वेद में स्पेसिफिकली हाउ डू यू लुक एट करंट अप्रोच इंडिया में जो मेंटल हेल्थ के क्राइसिस है, तो क्यों इतना बढ़ रहा है मेंटल हेल्थ का इशू? शुरू से शुरू करते हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि जैसे जैसे हम ऊपर से लेयर्स बाय लेयर्स हटाते जाएंगे, हमें पिक्चर थोड़ा सा और क्लियर दिख सकता है। हम हिस्ट्री में जाते हैं कि जब आयुर्वेद लिखा गया, 5,500 साल, 6,000 साल, जो भी हम टाइम हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग समझे, हमें तो कुछ नहीं पता है, बराबर। हमें जो उन्होंने बताया है वही हम समझते हैं कि 5,000, 5,500, 6,000, बराबर। उतने साल पहले जब आयुर्वेद लिखा गया, डॉक्यूमेंट किया गया, प्रैक्टिस किया गया ऐसा नहीं बोलूँगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो बहुत सालों से हो रहा है। जब मतलब आयुर्वेद के अवतरण की भी बात हो, तब वहां पे ये बताया गया कि ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेद, बराबर। स्मृत्वा का मतलब स्मृति में था, मतलब बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस। उन्होंने लिखा नहीं है, रात को सो गए मीम्स देखकर और सुबह उठे फ्रेश माइंड था तो लिख दी, ऐसा नहीं हुआ। तो मतलब स्मृति उस चीज की होती है जो पहले से एग्जिस्ट करता है। तो इतने सालों पहले ब्रह्मा को आयुर्वेद की स्मृति हुई, मतलब उससे भी पहले आयुर्वेद था। डॉक्यूमेंट 5.5 साल के बाद दृढ़बल, चरक, आत्रेय, इन सब लोगों ने करना शुरू किया। तो वो एक, बाकी तो त्रिसूत्र आयुर्वेद वहां से शुरू हुआ था, वहां से यहाँ तक अभी हम पहुंचे हुए हैं। तो जब प्रॉब्लम की बात हो तो तब उन्होंने जिस जिस चीजों पर एम्फेसाइज करने का सोचा होगा या करना चाहा होगा रादर, सब चीजों के बारे में उन्होंने बता दिया। और सब चीजों के सॉल्यूशन भी, यदि हस्ति तदन्यत्र, ऐसा चरक संहिता में लिखा है। यहाँ पर जो है वो कहीं नहीं है। गीता में भी ये श्लोक है और चरक संहिता में भी ये श्लोक है। अच्छा। यहाँ पर जो है वो कहीं नहीं है, कहीं ढूंढने जाने की जरूरत ही नहीं है। एंड प्योर और एकदम बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो दैट इज ऑफ कोविड। मतलब समझिए इस साइंस की इंपॉर्टेंस को, कि जहां पर कोई भी चीज आप सामने लाओ, वी आर वेल प्रिपेयर्ड कि हम उसको डिकोड करेंगे, हम उसकी सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे और उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। मतलब कुछ नया आ रहा है डजंट मीन कि उसका कट टू कट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर होना चाहिए। वी हैव सर्टेन लिमिटेशंस। तो उन्होंने आपको बेयर मिनिमम एग्जांपल्स के साथ इतनी छोटी सी संहिता लिख दी कि जिसके बिहाफ पर आपके सामने कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सको। और जिस तरह से ह्यूमन किंगडम या अर्थ इज इवॉल्विंग, आज 10 प्रॉब्लम है, कल 100 होगी, परसों 1000 होगी। तो वो सारी प्रॉब्लम के बारे में अगर लिखने बैठे, डॉक्यूमेंट करने बैठे, तो फिर उसको सॉल्व कब करेंगे? तो सॉल्यूशन जो है ना वो प्रिंसिपल के बेस पर होता है, ना कि हर एक एग्जाम्पल के बेस पर। जब हम 12th पढ़ते थे तो फिजिक्स, जिसको नहीं पसंद, मुझे फिजिक्स नहीं पसंद था, बराबर, पर मैं कैसे करता था, फिर एग्जाम्पल्स जो है वो रटे रटाए रहते थे, क्योंकि हमें एजुकेशन भी उसी तरह से दिया जाता है ना। हमें फिजिक्स समझाता कौन है? देयर आर, मतलब उंगली पे गिन सके उतने टीचर्स हैं जो फिजिक्स सच में आपको समझाते हैं या फिजिक्स में के प्यार में आपको गिरा देंगे। ऐसा कोई हमें मिलता नहीं है। हमें यही बताते हैं कि ये इतना है, ये रट्टा मार लो और एग्जाम में लिख लो, रैंक ले आओ, मेडिकल या इंजीनियरिंग जहाँ पे भी आपको जाना है वहां जाके आपका करियर बनाओ। तो जो अप्लाइड साइंस थे उसी का इम्प्लीमेंटेशन हमें आज नहीं दिखाया जाता। फंडामेंटल साइंस आर डिफरेंट थिंग। तो फिजिक्स केम बायो जो है, यहाँ पर ही दोनों चीजों में वेरिएशन आ जाता है। साइंस जो है वो अलग अलग तरह से हमारे सामने पेश आता है ना। तो सर्टेन टाइप ऑफ फंडामेंटल्स जो है वो हमें दिखाए जाते हैं। तो आयुर्वेद में फंडामेंटल्स जो है, दीज आर दर्शन शास्त्रस, अलग अलग तरह के, उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए संहिताएं लिखी गई। और वो संहिताएं मतलब अप्लाइड साइंस, और अप्लाइड साइंस में आपको एक एक एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे और एक एक प्रिंसिपल समझाया जाएगा।
ओके। तो उस प्रिंसिपल को समझते हुए, उसको अप्लाई करते हुए आप आने वाली सारी समस्या, यानी कि आयुर्वेद में अगर बात करें तो रोग, उसको आप उसका पैथोजेनेसिस ब्रेक करके आप आने वाले हर एक इंसान को हील कर सकते हैं। अच्छा। तो मेंटल इश्यूज के बारे में बहुत सी चीजें बताई गई है। मेनली हम ऐसे बोलते हैं कि 2 चैप्टर्स संहिता में दिए गए, वन इज उन्माद चिकित्सा, सेकंड वन इज अपस्मार चिकित्सा। तो ये 2 चीजें, 2 चैप्टर चरक संहिता में, निदान स्थान में और चिकित्सा स्थान में है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्कैटर्ड फॉर्म में बहुत सारे रेफरेंसेस है, अच्छा। जो कि मेंटल वेलबीइंग को किस तरह से आप एनहांस कर सके, इम्प्रूव कर सके, उस तरह के अगर पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो कैसे आप उनको हील कर सके। चरक संहिता चिकित्सा स्थान 15वां अध्याय ग्रहणी चिकित्सा, उसमें बहुत सारे मेंटल डिजीजेस और उनके सिम्टम और उनकी ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है। वो एक अलग थियोरी भी बताता है कि कैसे आपका बॉडी रिलेट करता है विथ मेंटल इश्यूज। अच्छा। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जहाँ पे आयुर्वेद में मेंटल इश्यूज के बारे में बताया गया है। अच्छा। और हम अगर पढ़ना चाहें या समझना चाहें तो बहुत अच्छे से उसको डिकोड भी कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हमें हमारी स्वबुद्धि से समझनी पड़ती है। दैट्स ट्रू। सर, इन सिंपल टर्म्स अगर हम पूछे कि एंग्जाइटी क्या होती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद कहो या मॉडर्न टर्म्स में कहो, एंग्जाइटी की अगर आप डेफिनेशन बता पाए। ये सब जो टर्म्स है ना, ये टर्मिनोलॉजी एक अलग तरह के मेडिकल साइंस ने बनाई हुई है। जो जिसने अलग एक ग्रुप ऑफ डिजीज में पाया, उसको उन्होंने डिजीज नाम दिया और उसकी अलग टर्म, अलग ट्रीटमेंट उन्होंने इवॉल्व करी पूरी। वैसे ही सेम आयुर्वेद में भी हुआ था, बराबर उसी तरह से। रोग व्याधि है, हम लोगों को ये भी कभी कभी नहीं पता होता कि रोग अलग है, व्याधि अलग है। मियरली अ ट्रांसलेशन नहीं है, सिनोनिम्स नहीं है, अलग अलग टर्म अलग अलग चीजें डिनोट करती है। वैसे ही एंजाइटी जो है वो मॉडर्न टर्म है, उसको अगर हम आयुर्वेद में समझने जाए तो वो इट्स अ प्योर वात प्रकोप, वायु की एक समस्या। एंजाइटी को हम अगर समझने जाए तो उसके रूट्स आयुर्वेद में ना ढूंढे तो भी चलता है। जो सिंपल डेफिनेशन मॉडर्न ने बताई है, मॉडर्न साइंस या साइकाइट्री या साइकोलॉजी में हमें समझाया जाता है, उसी को अगर समझे तो एंजाइटी जो है, इट इज नथिंग बट अ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, जिसमें कि इंसान प्रेजेंट में प्रेजेंट नहीं रह सकता बल्कि फ्यूचर में रहता है, जिसकी वजह से ही और शी बिकम्स सो मच एंजियस कि उसको यही लगता है कि ये हो गया तो, ऑलवेज इन अ मोड ऑफ फ्लाइट एंड फ्राइट, ओके, कि ये गलत होगा, मैं ये कर दूंगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट। और ये सिचुएशन के साथ नहीं चेंज होता। मतलब व्हाट इफ आई विल बी लेट, कोई फर्क नहीं पड़ता बराबर। पर ये होता है कि लेट हो जाऊंगा तो, लेट नहीं भी हुए, पहुंच गए तो वहां पे जाके काम करना पड़ गया तो, बॉस देख लिए तो, मुझे ये हो गया तो वो सिचुएशन के हिसाब से नहीं बदलता। यहाँ पर सिचुएशन है ही नहीं, इंसान को प्रेजेंट में रहना नहीं आता और वो फ्यूचरिस्टिक ही रहता है। दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी। ट्रू। आप अपने आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग देख सकते हो कि जो डरे डरे रहते हैं फ्यूचर से, कि उनको यही लगता है कि मुझे कुछ हो गया तो, ऑलवेज इन सिचुएशन ऑफ डेंजर, कि जहाँ पे उनको एक तरह का डर ही रहता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे फैमिली मेम्बर्स को कुछ हो जाएगा, एग्जाम में लेट हो जाऊंगा, करियर खराब हो जाएगा, मेरे बेटे को टाइम पर नहीं पहुंचा तो उसका एनुअल फंक्शन खराब हो जाएगा, बेबी को परी बनाया हुआ है, रिक्शा में ले जाऊंगी तो पंख टूट गए तो क्या होगा। आप समझ रहे हैं, इस तरह की चीजें हमारे पास आती है। और ये दिस आर मियरली जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सी चीजें, जितने जितने लोग हैं अपनी अपनी एंजाइटी अलग अलग तरह से डिस्क्राइब करते हैं। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ फ्यूचरिस्टिक थॉट। और फ्यूचर में भी आप हैप्पी नहीं है, आप यू आर कांस्टेंट इन मोड ऑफ फियर, आपको फ्यूचर से डर ही लगता है। तो दैट इज सॉर्ट ऑफ एंजाइटी। और नर्वस सिस्टम जो है, इट इज रूल्ड, इट इज गवर्न बाय वात दोष। और वात जो है, वायु जब बढ़ जाता है, या फिर ये तरह का जो टेंडेंसी है,
ये मोस्टली वात प्रकृति इंसानों में ज्यादा देखा जाता है। अच्छा। ये जो सिम्टम्स है वो मतलब पहले से ही एक सीडिंग रहता है प्रकृति का कि आप वात प्रकृति के इंसान है तो आपका नेचर इस तरह का हो होगा। सकता है, टेंड टू बी। और वो सारे सिम्टम्स अगर वही सपोर्ट में वात प्रकोप या वायु के और लक्षण या निदान रहे तो एग्जैजरेटेड फॉर्म में आपको दिखते हैं। पर्सन जो है वो सिम्टम्स क्या फील करेगा? पाल्पिटेशन होगा, ड्राइनेस होगी, ब्लोटिंग होगा, हेडेक रहेगा, नींद नहीं आएगी, डिस्टर्ब रहेगा, सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, अगर उसको अच्छा कुछ मिल भी रहा है तो भी नहीं रहेगा, एपेटाइट इरेगुलर रहेगा, बॉवेल भी इरेगुलर रहेगा। तो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एंटाइटी जिससे हम समझ सकते हैं कि ही इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इश्यूज, जिसमें ये एंजाइटी के सारे सिम्टम्स आते हैं एंड दैट इज द रूट कॉज ऑफ सच प्रेजेंटेशंस। एक सर एंजाइटी वर्ड रहता है, हम जब इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहे थे, एक एंजाइटी रहता है, एक शब्द रहता है डिप्रेशन। तो इसी तरह से इफ़ यू कैन ब्रेक डाउन डिप्रेशन फॉर आवर व्यूअर्स। डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ही डिफरेंस मतलब पोल्स अपार्ट आप समझ लीजिए। ओके। जिसमें कि एक एक्टिविटी की बात करी, बराबर, कि ये इंसान इस तरह से रहेगा। डिप्रेशन में ये है क्या फर्क पड़ता है? अच्छा। मतलब पर्सन एक तरह के आइसोलेशन में चला जाता है, उसको कोई ज़्यादा एक्सचेंज नहीं होता, इमोशन का नहीं, एनर्जी का नहीं, नथिंग, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है इन बिटवीन पर्सन और सोसाइटी या फिर पर्सन और एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ में। वो अपने में ही है और कांस्टेंट एक सॉर्ट ऑफ डिम लाइट में है कि जहाँ पे उसको किसी भी चीज़ का कोई चेंज महसूस नहीं होता। मतलब जो चीज़ें उसको पहले बहुत ज़्यादा खुश रख सकती थी, वो अब उसे मैटर नहीं करती। सपोज एक पर्सन को मीठा पसंद है, चटपटा पसंद है, पानी पूरी पसंद है। नाउ ही और सी इन सच सिचुएशन कि उसको वो पानी पूरी खाना एक्साइटमेंट नहीं देता। ओके। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो डिप्रेशन मतलब वो अपने खुद के ही ओन जोन में रहता है, बट वो नॉर्मल नहीं है। दैट इज नॉट नॉर्मल। इट इज नॉट नॉर्मल। कैसे पता चलेगा किसी इंसान को कि ही और शी डिप्रेशन से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? खुद से तो समझना थोड़ा सा मेरे हिसाब से मुश्किल है। अच्छा। ओके। सोसाइटी, घर के लोग, फ्रेंड्स, फैमिली, क्योंकि डिप्रेशन का पिक्चर ना बहुत अलग होता है। मैंने जैसे बताया कि डजंट मीन और डजंट मैटर, उस तरह का एटीट्यूड पर्सन का तो रहता ही है, बट फिजिकल इन्वॉल्वमेंट उसका ना उस तरह का नहीं रहता, या फिर फिजिकल उसका बिहेवियर भी जो है वो उतना सॉर्ट ऑफ डिप्रेसिव शायद नहीं भी दिखता। मतलब आप समझिए कोई इंसान अगर डिप्रेशन से जूझ रहा है, वी हैव लॉट्स ऑफ फेमस एग्जाम्पल्स कि जिनमें उन्होंने अच्छा काम किया। हमारे घर वाले भी जो सोसाइटी में या घर में, इंडियन फैमिलीज में जो टैबू है मेंटल इश्यूज को लेकर, उसमें यही चीज सबसे ज्यादा हाईलाइटेड हम समझते हैं कि पीपल डोंट इवन रजिस्टर दैट यू आर डीलिंग विथ मेंटल हेल्थ इश्यूज। आपके खुद के घर के लोग आपको, आप अगर बोलो कि दैट आई एम गोइंग थ्रू अ डिप्रेशन, आई एम गोइंग थ्रू अ मेंटल इलनेस, तो वो लोग बोलेंगे कुछ तो दिख तो नहीं रहा। क्या दिखना चाहिए? व्हाट इज द टेंजिबल फैक्टर? यस, कुछ नहीं। मतलब अगर आप अपनी रेगुलर ड्यूटीज निभा रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, विच इज सो कॉमन व्हेन यू आर सफर फ्रॉम डिप्रेशन, उस बंदे को काम नहीं करना ऐसा नहीं है, वो करेगा, रेगुलर ऑफिस जाएगा, घर के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करेगा, अपने लिए जो करना है, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, फादर एल्डरली लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए जो कुछ भी करना है, ही और शी इज डूइंग ईच एंड एवरीथिंग जो उसको दिया जाए, और विथ प्रिसाइज परफेक्शन।
कुछ भी ऐसा नहीं कि बिगाड़ दिया, ऐसा नहीं। हम्म, पर ये जो काम है ना आपका फिजिकल, या फिर आप थ्रू आउट द डे जिस तरह से खुद को हैंडल करते हैं, यही चीज लोगों को ये बोलने की ऑडासिटी दे देती है कि प्रॉब्लम क्या आप प्रिटेंड कर रहे हो। है? मतलब रोग को इतना हाईलाइट किया जाता है हमारी सोसाइटी में हम्म, कि आप अगर बेड रिडन है तभी इट इज माय मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपकी खबर देखने के लिए आऊं, है ना। सही आप है। हॉस्पिटलाइज है तभी आपके घर वाले, आपके फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव, आपके इन लॉज आपकी तबीयत देखने के लिए आएंगे। हम्म, अगर आप मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं तो कोई आपको पूछने के लिए नहीं आएगा, या फिर आपको आके कोई ये नहीं बोलेगा कि लेट्स हैव टी और कॉफी। ट्रू। तो सर क्या करें फिर? फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए व्हेन यू गेट टू नो यू आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी या डिप्रेशन? क्या करें फिर? रजिस्टर योरसेल्फ। सबसे पहले एक्सेप्ट द रियलिटी दैट यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस, ओके। नो मैटर व्हाट। आप एंजाइटी कहो, डिप्रेशन कहो, ओवर थिंकिंग कहो, वट एवर इट इज, उसको डिकोड करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करो एंड सीक हेल्प ऑफ अदर्स। एक्सपर्ट की भी ले सकते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ चीजें चैनलाइज करने से भी आप खुद को हील कर सकते हैं। आपको अगर पता है दैट यू आर गोइंग थ्रू अ मेंटल इलनेस, तो आप कुछ रूटीन चेंज करके देखिए, आप साइट सीइंग चेंज करके देखिए, आप एक प्रोफेशनल की हेल्प लेकर देखिए, आप इनर सर्कल चेंज करके देखिए। मतलब जो इंसान आपको एंजाइटी जो है ना, वो मेरे हिसाब से ना बच्चा जब छोटा होता है ना, वहीं से पेरेंट्स उसमें सीडिंग कर देते हैं कि हमें इतने कोड ऑफ कंडक्ट दिए गए हैं ना एज अ चाइल्ड। आप अब बड़े हो, यू आर 30 प्लस 35 प्लस, पर आपका बच्चा तो 5 साल का ही है। ट्रू। जो कोड ऑफ कंडक्ट आप फॉलो कर रहे हो जरूरी नहीं कि उसको भी फॉलो करना चाहिए। बच्चे को बच्चे रहने दो। हम लोगों ने बच्चों को इतना मैच्योर कर दिया है, हमारी ही गलती है। मतलब जो मिडिल एज में अभी हम सब जो लोग हैं उन्हीं की गलती है कि हम बच्चे को बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे, उन्हीं को टिप टॉप बनाने की कोशिश, परफेक्शनिस्ट बनाने की दौड़ में लग जाते हैं। बच्चों से उनका बचपन ही हमने खुद ही छीन लिया है। वही चीजें बच्चा अगर लेट हो भी गया, क्या डिफरेंस हो जाएगा? कौन सी दुनिया बंद हो जाएगी, रुक जाएगी उसके बिना? नहीं होता। पर इस चीजों को कैजुअल लेने का या फिर इस तरह से उसको एक्सेप्ट करने का हमें किसी ने सिखाया ही नहीं है। टाइम पे जाओ, टाइम पे खाओ, टाइम पे सो जाओ, ये मत करो, वो मत करो, इतनी सारी चीजें बताई गई कि हम लोग कांस्टेंट पुट ऑन बिहेवियर में जी रहे हैं। हम क्या है वो हमें पता ही नहीं है। हमें कैसे जीना चाहिए या हमें कैसे जीने का मन है, ये भी हमें नहीं पता। और यही सब चीजें बचपन से हम बड़े होते हैं तब तक आता है हमारे साथ, और बड़े होने के बाद जो कांस्टेंट इनर हमें कॉल दे रहा होता है कि भाई तू कोई और है। तो वो चीज ना, इंटरनल क्लैश जो है, वो जब बर्स्ट होता है ना, तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं, बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। तो ये हो उससे पहले अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको उसके लिए कोई दूसरा नहीं करेगा। खुद कोई नहीं आने वाला, नो मैटर व्हाट। आपके स्पाउस नहीं आने वाले, आपका फ्रेंड नहीं आने वाला, आपकी फैमिली नहीं आने वाले, आपके पेरेंट्स नहीं आने वाले, कोई नहीं आने वाला। सेल्फ हेल्प। आपको खुद ही इस चीज को एक्सेप्ट करना है और उसको हील करने के लिए फर्स्ट स्टेप आपको ही लेना है। तो सर आप पिछले ऑलमोस्ट हज़ारों पेशेंट्स आपने देखे होंगे, आपको लग रहा है कि अभी ये जो बढ़ रहा है एंजाइटी डिप्रेशन के केसेस, बीट बच्चों में हो या बड़ों में, क्या रीज़न हो सकता है? हम जिस टाइम में, जिस सिनेरियो में अभी रह रहे हैं, वो सबसे बड़ा कॉजेटिव फैक्टर है, या फिर जो कांस्टेंट चेंज हम देख रहे हैं। हमारी जनरेशन ने, आई गेस हमने और हमारे पेरेंट्स ने, 2 जनरेशन ऐसी है जिसने बहुत ज्यादा चेंजेस देखे। मैं हर बार इस चीज को
हर पेशेंट जो मेरे पास आता है उसको डिकोड करने की कोशिश करता हूँ ना, तो आयुर्वेद हमें ये सिखाता है कि रोग की जड़ तक जाओ। तो जड़ तक जाता हूँ ना, तो मुझे ये समझ में आता है कि इंटरनल एनवायरनमेंट, घर का, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, कंडीशनिंग थ्रू आउट, जिस एरिया, जिस लोकालिटी, जिस घर, जिस फैमिली, जिस एक रीजन से आप बिलोंग करते हैं, वो कंडीशनिंग के कई घरों में आपको सपने देखना ही सिखाया जाता है, फुलफिल करना नहीं, उसके लिए मेहनत करना नहीं, बड़े बड़े सपने देखो। मतलब जिनके पेरेंट्स उसी तरह के रहे हो, उनके बच्चे भी वैसे ही रहेंगे। और जहाँ पे कांस्टेंट मेहनत करी है, या फिर इसको और ज़्यादा इजी कर देते हैं समझने के लिए कि जहाँ पर जॉब प्रोफाइल वाले लोग होते हैं ना, वहाँ पर यूजुअली जॉब प्रोफाइल करने वाले बच्चे ही मिलेंगे। बीट के चेंज ये आएगा कि शायद फादर की जॉब या फिर उनका पेइंग जो है वो 50,000 है, तो बच्चा और ज़्यादा से ज़्यादा लाख 1.5 लाख रुपए की जॉब लेगा, पर करेगा जॉब ही। एंड उल्टा उससे ऑपोजिट बिजनेस माइंडसेट के लोग हैं, जहाँ पे अगर फैमिली बिजनेस रन कर रहे हैं लोग और 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो बेटा अगर उसको लीड करेगा तो 10 लाख कमाएंगे। पर माइंडसेट उसी तरह का रहता है। तो कंडीशनिंग जो है ना, वो दैट मैटर्स अ लॉट। आपके अंदर जो कुछ भी चीजें आती है वो उसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ही सीडिंग होके आती है। ओके। और वैसे ही अननोइंगली, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने बच्चे को टाइम पर पहुंचना सिखाएंगे। ऑफ कोर्स इट डोंट टेक मी अदरवाइज के मैं उसके खिलाफ हूँ, जाना ही चाहिए। पर अगर नहीं पहुंच पाते, एंजाइटी तो एटलीस्ट नहीं ही होनी चाहिए उस बात। तो वो कंडीशनिंग, वो आउटपुट, वो एंड रिजल्ट अगर आप अपने बच्चों में अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं, समझाते हैं उनको, तो शायद 18-20 साल के होने पर वो इस चीज से जूझ नहीं रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू सर आयुर्वेद, ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल्स है जो आपके मेंटल पीस को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है? करंट लाइफस्टाइल हमारी जो है ना, इट इज ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड। मतलब हम लोग अपनी लाइफस्टाइल से भी खुश नहीं है, हम लोग अपने डिजीज से भी खुश नहीं है, मतलब हम किसी भी चीज से खुश नहीं है। हमें कुछ अगर चीज मिल जाती है तो हम उसको लेने के बाद दूसरा एम तुरंत बना देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको खुद का ही एक चीज बताऊं तो 2025 में मुझे 40 में कंसिडर किया गया था इंडिया वर्ल्ड ब्रांड अफेयर्स के थ्रू, जिसमें निखिल कामत और ये सब बहुत बड़े बड़े लोग भी थे। अच्छा। तो वो 40 रिकॉग्निशन अवार्ड मिला मुझे। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और ये सब फ़ोन करके विश तो करते हैं, पर विश करने के बाद तुरंत एक सीडिंग मेरे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दिया कि व्हाट इज़ नेक्स्ट, अब क्या करोगे। एंड आई वॉज लाइक कि जस्ट आज अनाउंस हुआ है, 3 घंटे 4 घंटे के शॉर्ट स्पैन में आप मुझे कॉल कर रहे हैं। मैंने अभी तक तो सेलिब्रेट भी नहीं किया इस चीज को, और आप मुझे बोल रहे हो कि दूसरी रेस में लग जाओ। मतलब जिंदगी भर मुझे तो काम अच्छा लगता है, मैं अवार्ड के लिए काम नहीं करता हूँ। मुझे पेशेंट देखना पसंद है। मैं रात को 11-12 बजे तक पेशेंट देखता हूँ, और वो मैं देखता हूँ तो मुझे मेंटल ऑर्गेजम फील होता है, वो मुझे अच्छा लगता है। अवार्ड तो मिलते हैं, नहीं मिलते, आई डोंट केयर, वो तो काम के बिहाफ में मिल रहे हैं। तो मैं तो ये सोचूंगा ना कि मैं अभी तक जो काम कर रहा था उसको और ज्यादा अच्छे से कैसे करूं। मेरे लिए तो खुशी की बात वो है, पर मेरा पूरा अटेंशन शिफ्ट करने की पूरी कोशिश, और ऐसा मेरे हिसाब से सबके साथ होता है कि आप कुछ चीज अचीव कर लो, उसके बाद आपको ये व्हाट इज नेक्स्ट। 10th में ग्रेड ले आए, डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट आ गए, बोर्ड में फर्स्ट आ गए, अभी क्या 12th में लाना है, 12th में ले आए, फिर क्या करना है, कॉलेज में लाना है, कॉलेज में लाने के बाद कंपनी में लाना, कॉन्स्टेंटली A+। अभी तो कॉर्पोरेट्स में भी जो ये ग्रेडेशन दिए जाते हैं, मुझे लगता है ये अगर निकाल दिए जाए कॉर्पोरेट रेस से, तो शायद प्रोडक्टिविटी एंड वर्क एफिशिएंसी दोनों बढ़ जाएगी। अच्छा, शायद बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको उस तरह से ट्रेन ही नहीं किया। हम रेट रेस का हिस्सा बनने के लिए बने ही नहीं है। बाद में जीऊंगा, वो बाद कभी आने वाला ही नहीं है। यही है ना, एंजाइटी इज अबाउट फ्यूचर ओनली।
कुछ सर हम रीजंस ढूंढ रहे थे, तो उसमें हमको ये दिखा कि यू आर व्हाट यू कंज्यूम। तो फूड का या आपके आहार का आपके मेंटल हेल्थ पे क्या रोल रहता है? ये जो सेंटेंस है, प्रोवर्ब जो है, वो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है, अच्छा। बहुत ही ज़्यादा। मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट 100% ट्रू कि आप जो खाते हैं ना वही आप होते हैं। पर यहाँ पे एक करेक्शन मैं करना चाहूँगा, या फिर इसका जवाब जो है ना उसके साथ मैं पिछले मेरे जो जवाब है उसको रिलेट करके भी आपको बताऊं, तो क्यों अभी सबसे ज़्यादा परेशानियां होती है। बिकॉज हम एक ऐसी जनरेशन है जिसे लगता है कि उसने, या फिर जिसे लगता है कि हम ही बेस्ट है। सबसे पहला हमें ये फीड किया गया है, क्योंकि आप समझिए आपके बड़े भाई के बेटे होंगे, आपके फ्रेंड के कोई बेटे होंगे, या स्कूल गोइंग कोई भी आपके मामा का लड़का या कोई भी छोटा बच्चा जो केजी में जा रहा हो, आपने उन लोगों के रिजल्ट सुने हैं कभी? क्या होते हैं जनरली? अच्छे ही होते हैं सबके सबके। हाँ, आपके कितने थे? हमारे भी अच्छे ही थे। उतने अच्छे तो नहीं ना जितने हाँ, इन हाँ, लोगों के हाँ, होते मतलब हैं। हाँ, या एवरेज फिर ही थे। एवरेज हाँ, बोलो तो हाँ, आपके और हमारे समय में रैंक दिए जाते थे, हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड हर किसी को फर्स्ट रैंक नहीं मिलता। नहीं मिलता। यहाँ पर उन्होंने रैंकिंग सिस्टम चेंज कर दिया, बराबर, क्योंकि वो लोग बच्चों को ट्रेन नहीं कर रहे हैं, वो कंपटीशन इनबिल्ट कर रहे हैं या कंपटीशन रन कर रहे हैं पेरेंट्स के अंदर, क्योंकि हम एज अ पेरेंट उसी तरह से ट्रेन हुए हैं। हाँ, कि हमें फर्स्ट रैंक ही चाहिए। इन्होंने रैंकिंग सिस्टम हटा दिया, A+। हाँ, और A+ किसे मिल रहा है? 100 में से 99 बच्चों को। तो वो कांस्टेंट रह रहा है स्कूलिंग में, 12th तक आ रहे हैं वही तक, फिर बाद में रियलिटी आती है। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो कांस्टेंट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने का जो मेंटालिटी डेवलप हो जाता है, पर्सोना, एक पर्सनालिटी ऐसी रह जाती है कि यार मैं यहाँ से निकला और मुझे किसी ने नहीं देखा। ये क्या बात हुई? मैं यहाँ से निकला, मेरे बारे में किसी ने बात ये नहीं क्या हुआ? मेरा रिजल्ट आएगा, मुझे फोन करके किसी ने नहीं पूछा। और या फिर ऐसा सेल्फ एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा कि भाई हमें पता है हमारा कैलिबर क्या है, बट क्योंकि हमें 9th तक, क्योंकि तब तक तो स्कूल रिजल्ट देती है ना, तो स्कूल्स तो अब टारगेट बच्चों को नहीं कर रही, ना वो एजुकेशन को कर रही है। आप स्कूल के बिलबोर्ड्स वगैरह देखें तो वहां पर कहीं पर भी टीचर्स की या एजुकेशन की बात नहीं होती, वहां पर बात होती है AC की, वाईफाई की, हॉलीडेज की, इतने एकड़ में फैला हुआ कैंपस। क्या करेंगे इस कैंपस का अगर आपको आउटपुट अच्छा नहीं मिल रहा? बराबर। कहीं पर भी एजुकेशन देने आने वाला टीचर जो है, मेरे अगर बच्चों की या किसी की बात करूं, या फिर सराउंडिंग्स में जब देखा है, टीचर्स जो है वो हर 2 महीने में चेंज हो रहे हैं उनके। क्योंकि कॉलेज के साथ या स्कूल के साथ टेम्पो रेपो सेट नहीं हो रहा उनका, या फिर बच्चों के साथ वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। टीचर पढ़ाने में बेस्ट है, बट जो कॉरपोरेट या जो मैनेजमेंट एडमिन जो है, उनको कुछ अलग आउटपुट चाहिए। उनको बच्चों के एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ ग्रेड्स चाहिए। तो ये जो रेट रेस है ना, वो कॉन्स्टेंटली फ्यूल कर रहा है हमें कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, और वही टर्न हो रहा है मेंटल इलनेस में, रेस्टलेसनेस में, ओवर थिंकिंग में, स्ट्रेस में। यही फ्यूल कर रहा है। इसको छोड़ने के लिए आपको सबसे पहले इस रेट रेस का हिस्सा बनने से खुद को बचाना है। अगर आप बन चुके हैं तो पहले उससे एस्केप आउट करना है। 12th तक जितना पढ़ना था, जितना करना था, कर लिया। अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब फोकस ऑन योर प्रोडक्टिविटी, फोकस ऑन योर आउटपुट, कि आप क्या इनपुट दे रहे हैं सोसाइटी में, क्या रिटर्न दे रहे हैं। जब तक आप 17 साल के थे तब तक सोसाइटी ने आप में इन्वेस्ट किया है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। ट्रू। आपके गुरुओं ने आपके पीछे टाइम दिया है, आपके सोसाइटी के लोगों, आप फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव, पेरेंट्स, सब ने आपके ऊपर जो इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न आप 17-18 साल के बाद क्या दे रहे हैं या क्या देना चाहते हैं। इट इज नॉट अबाउट मार्कशीट। इतना भी अगर कोई बंदा समझ लेना
तब भी मेरे हिसाब से 50-70% इश्यूज खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएंगे। सकते हैं। बात करते हैं अभी की जनरेशन में क्यों ये चीज सबसे ज्यादा है। हमारी या हमसे ऊपर वाली जनरेशन जो है, हमने उनकी स्ट्रगल स्टोरी बहुत सुनी है। हर तीसरे घर की स्टोरी ये है कि उसके फादर लालटेन के नीचे या स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे, और हम लोग एज अ फनी वे उसको ये भी बोलते फिर दिन में क्यों नहीं पढ़ते थे। तो जोक्स अपार्ट, वो अगर साइड पर करें तो हमें ये मोटा मोटा समझ में आता है कि हमारी ऊपर वाली जो जनरेशन थी, पेरेंट्स वाली, उन्होंने फिजिकल एक्सर्शन बहुत किया बहुत ज्यादा। तो उन्होंने फिजिकल एलिमेंट से डील किया। हमारी बात अगर करें तो हमने फिजिकली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें ऑलरेडी सब चीजें प्रिपेयर्ड मिल रही है। इसलिए इस वजह से शायद हम मेंटल इश्यूज से ज्यादा जूझ रहे हैं, क्योंकि हमारा दिमाग ज्यादा दौड़ रहा है, शरीर नहीं दौड़ रहा। होलिस्टिक अप्रोच इज ऑल अबाउट मेकिंग अ लाइन इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। बॉडी और माइंड को एक अलाइनमेंट में रखना। समत्वम योगम उच्यते। योग का सही मतलब ये होता है, युज्यति तो उसकी निरुक्ति है, जोड़ना, वो तो निरुक्ति। समत्वम योगम उच्यते, बॉडी और माइंड को एक अलाइनमेंट में लाना, जो कि हमारा है नहीं। दैट इज द रीजन कि आपका बॉडी कुछ चाहता है, आई वॉन्ट टू बी फिट, पर जिम मुझसे नहीं जाया जा रहा। मुझे पेट कम करना है, पर सुबह मुझसे उठा नहीं जा रहा। मुझे वजन कम करना है, पर इतना क्रेविंग रहता है कि मैं फास्ट फूड अवॉइड नहीं कर सकता। एंड दैट इज द रीजन कि लोगों को ये लगता है कि आयुर्वेद ना बहुत हाइप्ड है, या फिर आयुर्वेद में परहेज। भाई आयुर्वेद में परहेज नहीं है, इट इज सिंपल कोड ऑफ कंडक्ट कि वो हर किसी इंसान को हेल्दी रहने के लिए फॉलो करने हैं। कुछ भी ज्यादा नहीं मांग रहा आयुर्वेद आपसे। परहेज बहुत है, ये तो बहुत दूर की बात है। आप बेयर मिनिमम चीजें टू बी हेल्दी वो नहीं कर पा रहे। दैट इज द रीजन कि आपको इतनी सारी चीजें फॉलो करनी है। हमारी टेंडेंसी ऐसी हो चुकी है कि कोई अगर सुबह में 5 बजे वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए निकल रहा है, आपको तो पहले तो पता ही नहीं है कि वो जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्योंकि आप तो तब उठे नहीं है। पर जब वो बंदा बोलता है तो, या फिर हम कभी अगर देख ले उसकी फेसबुक स्टोरी या व्हाट्सएप स्टोरी में कि वो 5 बजे उठ के गार्डन में टहल रहा था एंड एक्सेसिव स्वेटिंग थी उसकी, ये सब चीजें भी अगर हम देख लेना, तब भी हमें ऐसा लगता है कि क्या हेल्थ फ्रीक बंदा है, जरूर उसको डायबिटीज हो रहा होगा, जरूर उसको कोलेस्ट्रॉल आ रहा होगा। तो हमारी बुद्धि इतनी कोलोनाइज हो चुकी है, हमारा कंडीशनिंग ऐसा है कि ये हेल्दी चीजें एडप्ट करना मतलब उसके लिए आपको मिनिमम रिक्वायर्ड जो है दैट इज डिजीज है। चलने के लिए वो चीज जरूरी नहीं है कि आप बीमार हो जाओ। चलना इज बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट टू बी हेल्दी। एक्सरसाइज उतनी ही जरूरी है। आप खाना अगर कोई बंदा 5 बार खा रहा है, आप उससे तो नहीं पूछते तो क्यों इतना खा रहा है। कोई चलने जा रहा है तो उसको इस नजर से देखने की क्या जरूरत है। आप नहीं जा रहे, आप उसको भी उतना शर्मिंदा कर रहे हैं। हालांकि अभी की जनरेशन उतनी बोल्ड है कि वो उसको ज्यादा ले नहीं रही सीरियसली, बट इससे पहले वाले लोग तो ले रहे थे कि चलने जा रहे हैं तो खुद को छुपा भी रहे हैं। अभी तो इट्स एन ऑडासिटी टू टेल एवरीवन कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, बराबर, और वो हम फ्लॉन्ट कर सकते हैं। फिजिकल हेल्थ या फिजिकल फिटनेस जो है वो आगे के जमाने में, मतलब आगे के समय में हमारे लिए सबसे बड़ा क्राउन होगा टू वेयर एंड फ्लॉन्ट। और इसीलिए लोग भी इस तरफ थोड़ा सा टर्न हुए हैं। बट जो फिजिकल एक्टिविटी है या बेयर मिनिमम चीजें हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, आप अगर सादा से सादा फोन भी ले रहे हो या कोई भी एक गैजेट ले रहे हो, कोई भी छोटा सा इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, उसके साथ एक बड़ा सा यूजर मैन्युअल आता है। तो ये जो शरीर है ना, उसके लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है, यूजर मैन्युअल है, वो इसको इस तरह से चलाओगे तो आप अच्छे से चल पाओगे, टिक पाओगे, अपने आप को हेल्दी रख पाओगे। तो आयुर्वेद उतना ही मांगता है जितना आप ऑफर कर सको। कुछ हम ये तो नहीं बोल रहे कि सुबह सुबह उठ के ध्यान करते हुए आकाश में विचरण करना शुरू कर, कुछ नहीं बोल रहे। भाई सुबह खाली पेट 45 मिनट का वॉक करो, हो गया। एक बार इतना नहीं कर सकते अपने लिए
तो फिर आप लायबल हो कि आप जिंदगी भर दवाइयाँ खाओ। खाते रहो। तो सर हम आहार की बात कर रहे थे, तो आहार का क्या रहता है इम्पोर्टेंस फूड का आपके थॉट्स के ऊपर? इंसान जो खाता है ना वही वो होता है, ओके। और खाने से या फिर हम ऐसा है माइंडसेट, संस्कृत जो है ना वो बहुत ही दिव्य और भव्य भाषा है। उसकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है कि आपको एक शब्द दिया जाए ना, उस एक शब्द में आप एक पूरी किताब, एक पुस्तक लिख सके। तो आहार शब्द का सही अर्थ वो हम एज ए गुजराती आहार बोल देते हैं कि खाना, बराबर। उसका मतलब क्या, मतलब खाना। पर आहार का सही निरुक्ति जो है आहार्यते इति आहार, जिसका आहरण किया जाए वो आहार, ग्रहण किया जाए वो आहार। मतलब यहाँ पर सिर्फ खाने की बात नहीं हो रही, इट इज अबाउट व्हाट यू आर कंज्यूमिंग। आप क्या सुन रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आप क्या स्मेल कर रहे हो, आप क्या टच कर रहे हो। कॉन्स्टेंटली आपके सराउंडिंग्स में से आपके अंदर जो चेंज आ रहे हैं, या फिर ऐसे कहे कि वॉट एवर यू आर कंज्यूमिंग, आप वो बन जाते हो। एवरीथिंग। इससे इससे आप ये चीज और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि आप जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते जाते हैं और उसमें एक ही तरह की फीड, मतलब अल्गोरिदम यही कर रहा है आपके साथ, इसके बारे में तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। ईच एंड एवरी वन ऑफ अस नोस के अल्गोरिदम किस तरह से काम कर रहा है। अगर आप सैड है और एक सैड शायरी आपने देख ली, लाइक कर ली, तो बाकी की 15 वही आने वाली है, बराबर। तो अगर आप दुखी हैं, इंस्टाग्राम आपको दुखी करेगा। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड है तो फ्रस्ट्रेशन वाली सारी रील्स आएंगी। अगर आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, डैमेज्ड है, आप रात को जाग रहे हो, रात को स्क्रॉल कर रहे हैं, उसी तरह की सब चीजें आएंगी जो आपके दिमाग में चल रहा है। और वो कांस्टेंट फीड जो है ना, वो इमेजिनेटिव थॉट को कंफर्म करता है दैट दिस इज द रियलिटी। कोई आपके साथ नहीं है, दिस इज द रियलिटी। एंड इसी वजह से शायद ऐसा बोल सकते हैं कि मेंटल इलनेस बोलो या फिर कोई और वजह, बट हम लोगों ने देखा है बहुत सारी इतने चीज़ों में बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल है कि डिवोर्स के मैक्सिमम जो रीजंस है उसमें मोबाइल सबसे पहले नंबर पर आता है। इवन गुजरात में तो एक किस्सा वो भी फेमस था कि मोबाइल की वजह से पूरा, मतलब कंपनी मोबाइल की जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी। तो उसके कंटेंट की तो बात ही बहुत अलग कर दी जाए। तो ये सब चीजें भी होती है। तो कंज्यूम आप क्या कर रहे हो, सुबह उठ के आप तुरंत बेड पर पड़े पड़े ही रील शुरू कर देते हैं, तो वो आपको कांस्टेंट एक एनर्जी में ही रखेगा, आपको वीक ही रखेगा। रात को सोते वक्त भी आपका यूट्यूब चल रहा है, आपका इंस्टाग्राम चल रहा है, और सुबह उठते ही वही काम है, तो फिर यू आर नॉट प्रोडक्टिव एनीमोर। प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग यू आर कन्फ्रंटिंग अबाउट। डेली रूटीन में आप जो कुछ भी करेंगे, ब्रशिंग से लेके आपके प्रेजेंटेशन तक, एवरीथिंग विल बी गेटिंग हैम्पर्ड। इतना इफेक्ट रहता है आहार हाँ का। तो ये आहार है, फूड अकेला नहीं। और जब फूड की बात करें तो सीधे आहार की भी बात कर दूं। आयुर्वेद में जो निदान स्थान में उन्माद चिकित्सा है, उसमें मेंटल इश्यूज के बारे में जो भी खाने के लिए चीजें बताई है, एंड इवन मॉडर्न टर्म्स साइकाइट्री और ये सब चीज भी इसी चीज को सपोर्ट करते हैं, इसी के बारे में ज्यादा बात करते हैं कि आप जो फूड लेते हैं उससे जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ट्राई टू अवॉइड दैट। कंजम्पशन की अगर बात आए तो हम जिन लोगों के लिए हम ये कर रहे हैं, सीधा एक एग्जांपल, हॉट चॉकलेट एंड डार्क चॉकलेट। कितने सारे मेल फ्रेंड्स या फिर फियोन्से या फिर हस्बैंड्स, न्यूली वेडेड कपल अपनी वाइफ को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ये चॉकलेट गिफ्ट करते हैं, और फिर हम यही सब गिफ्ट करने वाले लोग जब सवाल करते हैं यू आर नॉट व्हाट यू ईट, ये कितना जस्टिफाइड है। डार्क चॉकलेट आपके मूड को एलिवेट करती है, ये हम सब जानते हैं। पर जब हम ये बोले कि बासी खाना मत खाओ, फ्रिज का मत खाओ, कार्बोनेटेड ड्रिंक मत पियो, वो आपके कैफीन्स मत लो, वो आपकी नर्वस सिस्टम को डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इनफ है। अच्छा, तब ये सब चीजें काउंटर होती है कि क्या ये इफेक्ट करता है या नहीं करता।
आप कांस्टेंट कैफीन में, आप कांस्टेंट अल्कोहल में, कांस्टेंट सिगरेट या टोबैको, इन सब चीज़ों में जूझ रहे हो या फिर उसी में फ्लडेड रह रहे हो, तो वो आपकी कंडीशन को और ज़्यादा वर्जन करेगा। तो डेफिनेटली आपको जो भी रिकमेंडेशंस मिलते हैं अपने डॉक्टर के थ्रू, अपने हीलर के थ्रू, अपने थेरापिस्ट के थ्रू, यू हैव टू फॉलो दैट। एक और सर क्वेश्चन था कि हमारी निद्रा, स्लीप और मेंटल हेल्थ का क्या रिलेशन रहता है? आयुर्वेद में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताई है। फर्स्ट वन इज आहार, जिसके बारे में हमने बात करी। सेकंड वन इज निद्रा। ओके। थर्ड जो है वो अलग चीज़ है, पर सेकंड जो है वो एक ट्राइपॉड जो है यहाँ पे जो है ये, इसको खड़े रहने के लिए मिनिमम 3 पहिए चाहिए। तो वैसे ही एक आहार हो गया, दूसरा निद्रा है। बिकॉज निद्रा जो है ना वो बेसिक आप समझो कि वो रेस्ट मैकेनिज्म है या फिर रिस्टोरेशन है। आप कांस्टेंट एक थ्रेशोल्ड पर नहीं रह सकते। आपको अगर वहां पर टिके रहना है, जब आप बॉक्सिंग की बात करो या फिर कुश्ती की बात करो, वहां पे ब्रेक्स लिए जाते हैं। हाँ, 5 मिनट के लिए भी आप सेटल डाउन हो जाओ, उसके बाद फिर से जाओ। ट्रू। दिस एनहांसेस प्रोडक्टिविटी, दिस एनहांसेस टोटल कैपेसिटी, एफिशिएंसी, आउटपुट आपका बढ़िया हो जाता है। आप सो के उठते हैं, आप रिफ्रेश्ड फील करते हैं। तो स्लीप डेफिनेटली प्लेज अ वाइटल रोल व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विथ मेंटल इलनेस। निद्रा जो है ना, उसको आयुर्वेद सिर्फ और सिर्फ इस तरह से नहीं देखता कि आप सो जाओ और रेस्ट मैकेनिज्म है। उसको एक हीलिंग के तौर पे लिया जाता है कि आपने पूरे दिन में जिस तरह से अपने बॉडी के साथ डील किया है और जो वेयर एंड टेयर हुआ है, स्लीप इज द टाइम व्हेन यू रिस्टोर दिस ऑल थिंग्स। अच्छा। मेटाबॉलिज्म की बात करें अगर, तो दिन में खाने के लिए बोला है और रात में सोने के लिए बोला है। तो दिन में जो कुछ भी आप कंज्यूम करते हैं वो डाइजेस्ट होके मेटाबॉलिज्म में या फिर टिश्यू मेटाबॉलिज्म में हम बोले तो वहां तक पहुंचता है, वहां पर स्टेबलाइज होता है और उस टिश्यू को नरिशमेंट मिलता है व्हेन यू स्लीप। इसलिए आप जब उठते हैं यू फील मोर एनर्जाइज्ड। तो बेसिकली स्लीप इज लाइक चार्जिंग योरसेल्फ। और आप अगर कांस्टेंट डीमोटिवेटेड स्टेज में है, ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, आप में कोई एनर्जी नहीं है, आप में एंथुजियाज्म नहीं है, तो अच्छी नींद आपकी सारी चीज़ें फिर से रीअलाइन कर सकती है, फिर से नॉर्मलाइज कर सकती है, आपको उसमें हेल्प कर सकती है। इसीलिए हम जब भी कुछ भी बताते हैं तो मेरा दूसरा जो सेगमेंट है खाने के बाद वो रहता है नींद का। मैं प्रैक्टिस में भी पेशेंट जितना बोल ले पहले, मतलब मेरा काम ये है, मेरा लंबा कंसल्टेशन चलता है। दैट इज द रीजन मेनी ऑफ माय पेशेंट्स जो सुन रहे होंगे वो सब यही बोलेंगे कि सर वेट बहुत करवाते हैं बाहर क्योंकि अंदर जो पेशेंट है वो बहुत चीज़ें मुझे बताता है जिससे मुझे उसको हील करने में मदद मिलती है, समझने में मदद मिलती है। और मेरा मानना ये है कि हर एक इंसान जो फिजिकल एंजाइटी से जूझ रहा है उसको मेंटल इश्यूज है ही है, छोटे और बड़े केस में। क्योंकि रोग जो है ना वो पहले मन में आता है, उसके बाद शरीर में आता है। अच्छा। छोटा बच्चा जिसको स्कूल नहीं जाना, या फिर आप भी अभी ट्राई कर सकते हो कि सुबह से सोचना शुरू करो कि सर दर्द बहुत हो रहा है, मुझे लगता है बुखार आएगा। और ये अगर थोड़े घंटों के लिए फर्स्ट हाफ में भी आपने किया ना, तो सेकंड हाफ में आपको फीवर आना ही है। बिकॉज बॉडी, सबकॉन्शियस माइंड, ये सब चीजें इसी तरह से काम करते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि कुछ कैंसर सर्वाइवर्स, HIV सर्वाइवर्स, इन लोगों का विल पावर हम देखें तो इतना स्ट्रांग रहता है। मेरे इन-लॉज की फैमिली में भी मैंने एक, आप सब उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। उनका नाम है पी खरसाणी दादा। ओके। जो गुजराती नाट्य मंच के भीष्म पितामह कहा जाता है। वो मेरे नाना जी होते हैं, मतलब मेरी वाइफ के नाना जी हैं। अच्छा। उनके बेटे जस्ट अभी चिका खरसाणी करके वो स्टेज और ये सब चीज़ें डायरेक्ट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। अच्छा। अभी जस्ट ही वॉज अ कैंसर सर्वाइवर। और
मुझे उनकी सबसे अच्छी चीज जो लगती थी, दैट वाज हिज विल पावर। वो इतने लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे, मल्टीपल सर्जरीज हुई, पिछले 2 साल में भी बहुत सी चीजें ही वेंट थ्रू, कीमो एंड ऑल। पर कभी भी मैं उनसे मिलने गया ना, कोई भी तरह का हताश निराश चेहरा उनका कभी नहीं दिखा। और आज की डेट में भी मैं सबको यही बताता हूँ कि मामा जिस तरह से खुद को हैंडल करते थे ना, दैट इज द ओनली रीजन कि वो इतनी अच्छी हेल्दी लाइफ अब तक जिए। शायद मुझे याद नहीं है, 12 से 18 साल से ज्यादा समय से वो कैंसर से जूझ रहे थे, पर इतने साल वो जिए आफ्टर 2 और 3 मेजर सर्जरीज और मल्टीपल माइनर सर्जरीज। तो वो जो विल पावर है ना, दैट हेल्प्स अस अ लॉट कि जब आप अपने फिजिकल एंटाइटी को हील करना चाहें। अच्छा, इसी तरह से आप अगर मतलब वाइस वर्सा होगा ना, उल्टा होगा। आप अपने आप को हील्ड हेल्दी समझ रहे हो कि नहीं यार हो जाएगा, कैंसर जैसी बड़ी चीज हो जाएगा। और कुछ बंदे ऐसे होते हैं, पेट का ही दर्द इतने ऐसे बोले कि मरे हुए आते हैं कि अब सर क्या होगा, कुछ और तो नहीं होगा। एसिडिटी जैसी चीज लेकर आने वाले लोग भी मुझे सीधा बोलते हैं, सर मैं विरेचन करा लूं, सर मैं अरे भाई दवाई तो ले तू एक बार, शुरू तो कर। बेसिक चीज जो करेक्शन बोल रहा हूँ कि ये खाना मत खाओ, इतना तो कर लो। क्यों पंचकर्मा के पास जाना है, जबकि वो तो बहुत बड़ी मतलब मेजर सर्जरी टाइप ऑफ टेक्निक है, वो प्रैक्टिस है। उसकी जरूरत हर दूसरे पेशेंट में नहीं होती। कुछ चीजें सिर्फ सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हो जाती है। अगर आप मैं उतना ही पूछता हूँ, रात को कितने बजे तक जागते हो? 2 बजे तक। ट्राई करो धीरे 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 10 तक पहुंचने का, 10-11 बजे, और जल्दी उठा करो। इतना करोगे तब भी आपका पित्त शांत हो सकता है, पर हमें वो नहीं करना। तो यही सब चीजें इन्वॉल्व होती जाती है हर एक डिजीज के साथ। तो आपका विल पावर भी आपकी नींद से स्ट्रांग होता है। आपका मेंटल हेल्थ जो है वो भी स्लीप से अफेक्टेड है। आप अगर 2 दिन तक कांस्टेंट ना सो तो भी आपका दिमाग काम नहीं करता। जेट लैग क्या है? व्हाट इज जेट लैग? वही है कि हम 24 आवर्स में कांस्टेंट वही चीज देख रहे हैं, इसी वजह से वी गो थ्रू ब्रेन फॉग एंड ऑल। और फिर खुद ब खुद एक बार अच्छी सी नींद ले लो, ठीक हो जाते हैं, रीसेट हो जाए। मैनी इंडियन फैमिलीज हम ये देखते हैं कि सर दर्द कर रहा है, कुछ मत करो, सो जाओ, सो के उठो, सर दर्द नहीं होता। और ये हम सबका एक्सपीरियंस है। तो नींद जो है ना, वो आपका हीलिंग वेपन है, एंड इट्स अ नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, जाके सो जाओ, बस बात खत्म। और बहुत सी चीजें ठीक भी हो जाती है। कितनी लेनी चाहिए नींद सर? कितनी से ज्यादा कितनी लेनी चाहिए वो तो सबको पता है। मेरे हिसाब से 6 से 8 घंटे की होनी चाहिए। मेरे पेशेंट आते हैं, पूरा लॉग लेकर आते हैं कि मैं इतने घंटे सोया था, इतना डिस्टर्ब था बीच में ये, क्योंकि अभी तो वॉच और फोन में सब चीजें सब मेजर होता है। तो कितनी लेनी चाहिए वो तो मैं कभी नहीं बताता हूँ, इट इज अप टू यू। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं, या फिर मेरी बात करो तो मैं 4 घंटे सोता हूँ तो भी मुझे सफिशिएंट लगता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इतना लंबा सोना चाहिए, बट वो जो 4 घंटे सोता हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं सब चीजें भूल जाता हूँ। मतलब मेरे घर वाले लिटरली यही बोलते हैं कि इसको उठा के बाहर फेंक दो तो भी ये नहीं उठेगा, मैं तभी उठूंगा जब मुझे उठना है। तो वो जो एकदम साउंड स्लीप है, या फिर आयुर्वेद में उसके 7 अलग अलग टाइप दिए गए हैं, और अदर उसको बोलो कि आप एक एक अलग अलग स्टेज में जाते हो, या मॉडर्न में भी अल्फा गामा इस तरह की स्लीप के टाइप्स दिए गए हैं। अच्छा। ऐसा कहा जाता है कि क्वालिटी स्लीप मैटर्स, क्वांटिटी नहीं। तो 6 से 8 घंटे की नींद अगर आपकी नहीं होती, पर आप 2 घंटे सोते हो, सफिशिएंट। और ऐसे लोग, मैं अकेला नहीं हूं, ऐसे आपके आसपास में भी बहुत सारे लोग होंगे। अच्छा। जो कम सोते हैं बट पूरे दिन रिफ्रेश रहते हैं, दिन में भी सोने की जरूरत नहीं है। और ऐसे भी लोग होंगे जो लोग रात को भी 12 घंटे सोते हैं, फिर भी दिन में 2 घंटे सोने की आदत हो। हाँ। और फिर भी उनकी नींद कभी पूरी नहीं होती। हाँ। तो दैट इंडिकेट्स मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट, आपको कोई ना कोई तरह की मेटाबॉलिक की दिक्कत है, एंड यू नीड टू फिक्स दैट। तब जाके आपकी नींद अच्छी हो पाएगी। तो आप साउंड स्लीप में जा ही नहीं रहे तो आप 6 घंटे सो या 12 घंटे सो, डजंट इवन मैटर। 12 घंटे के बाद भी आप
वही ड्राउजी और वही ज़ोंबी फील लेकर ही उठने वाले हैं। तो सर आपने बताया, तो सर जैसा आपने बताया कि एक बीमारी पहले मन में आती है, फिर हमारे तन में आती है या बॉडी में आती है। तो एक आइडियल दिनचर्या क्या रहेगी कि हम खुश रहें? सी ऐसा कोई आइडियलिस्टिक दिनचर्या बताने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं रहती। ओके। पर्सन टू पर्सन अलग अलग चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। जैसे आयुर्वेद में भी हम अगर रोग को भी डिकोड करने की बात करें या फिर डायग्नोसिस की बात करें तो हमें ये कोटेशन दिया जाता है जिसको मैं एज अ सिद्धांत ही समझता हूँ, पुरुषम पुरुषम विक्ष्य। मतलब हर एक इंसान को अलग, वन साइज फिट्स ऑल ये फिनोमेना आयुर्वेद में सही नहीं बैठता। अच्छा। कई जगह पर तो ऐसा है कि दिनचर्या एक आइडियल जो है ना, वो आइडियलिज्म की कैटेगरी में हमें जो चीजें सिखाई गई है वो जरूरी नहीं है कि वही करना है। ओके। आपके हिसाब से आपको एक अलाइनमेंट सेट करना है खुद का विथ नेचर, विथ नेचर। जिसमें कुछ चीजें इनएविटेबली करेक्ट ही आनी चाहिए, जैसे कि उठने का समय, खाने का समय, क्या खाते हैं, वो सब चीजें। ऐसी कुछ कुछ बेयर मिनिमम चीजें, उसके साथ आप बहुत सी चेंजेस करके अपनी दिनचर्या मेंटेन करो। टाइम लॉग बनाने की जरूरत नहीं है। और मैं तो अगर मेरी बात करूं तो मैं मेरे सारे पेशेंट्स को यही बोलता हूं कि एक डिसिप्लिन के साथ जीना है तो सबसे पहले डिसिप्लिन को छोड़ना सीखो। सी व्हाट हैपेंस कि अगर ये सब चीजें आपके साथ आपको इम्प्रूव कर रही है या एक पॉजिटिविटी ला रही है देन इट इज गुड। बट जैसे मैंने बोला अभी, ये डिसिप्लिन वगैरह जो है ना, वो पित्त प्रकृति पर्सन है ना, वो अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेगा, उसको कोई इश्यू नहीं आएगा। कफ वाला जो है ना, वो स्ट्रगल करेगा क्योंकि वो उसके जितना फास्ट काम नहीं कर पाएगा। और वात प्रकृति है ना, वो डेफिनेटली गोइंग टू बिकम एंजियस कि वो दौड़ना तो चाहता है पर दौड़ नहीं पा रहा। बराबर। तो आपको अपना दिनचर्या खुद के हिसाब से डिसाइड करना है, बट सिंपल चीजें जो इंक्लूड करनी है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद मस्ट या अकॉर्डिंग टू नेचर विच इज मस्ट, जो है कि सुबह जल्दी से उठा करो, रात को जल्दी से सो जाओ, टाइम पर खाना खाओ, तन्मना भुक्तम, मतलब खाने में ही आपका मन हो वैसे खाओ। स्क्रीन देखते देखते नहीं, मोबाइल करते करते नहीं, खाने में लगना चाहिए कि भाई मैं गुलाब जामुन खा रहा हूँ, कितना मजा आ रहा है। यू नीड टू एंजॉय दैट मोमेंट जब आप खा रहे हो, क्योंकि खाना खाना वो भी एक तरह का प्रोसेस है, इनिशिएट कर रहे हो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को। एंड व्हेन आफ्टर दैट आप ये सब चीजें करने के बाद फिर कंप्लेन करते हो कि ब्लोटिंग होता है, इंडाइजेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। True. होगा ही, क्योंकि जब आप खा रहे हो आपके सेंसेस ही अलाइन नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है। सोचो कुदरत कितनी शातिर है और हम कितने बुद्धू है। एक ही चीज देखो, मैंने बहुत पहले ये चीज सुनी हुई थी कि भगवान ने अगर थोड़ा सा माल फंक्शनिंग हमारे साथ कर दिया होता तो, आंखें यहाँ पे लगाने की बजाय यहाँ लगा दी होती तो, नाक यहाँ की जगह पे यहाँ पे लगा दिया होता तो, खाना खा रहे हो एक निवाला तैयार करो, पहले यहाँ पे दिखाओ, सही है भाई सब कुछ, बाल वाल तो नहीं है, फिर स्मेल के लिए यहाँ पे लेकर जाओ, स्मेल देख लो बासी वासी तो नहीं है, और उसके बाद यहाँ से खाओ। इसको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स करे तो दांत यहाँ से यहाँ फिट कर दिए होते तो, कि यहाँ से चखो, टेस्ट आ गया, अच्छा चलो अब इसको चबाने के लिए यहाँ पे डालो, यहाँ से फिर जो चटनी बना उसको लेकर यहाँ से पाइप करके फिट करके अंदर डालो। कुदरत ने ये हमारे साथ नहीं किया। मतलब क्या है कि जब आप खा रहे हो, पांचों इंद्रिया, हाथ से खाना खाना है, स्पर्श से आपको पता चलेगा। आयुर्वेद में ये बताया कि गरम गरम खाना है, ऑलवेज हैव वार्म फूड। वो हम सर्दियों में तो फॉलो करते हैं, बाकी टाइम में फॉलो नहीं करते। और जो लोग टिफिन लेकर जाते हैं वो तो कभी भी वो कर नहीं पा रहे हैं। बराबर। खाना अच्छे से खाया जाए या उसके जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी फॉलो किया जाए तो भी आप 80 to 90% डाइजेस्टिव इश्यूज को आराम से डील कर सकते हैं। उसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती, ना आपको रात में सोते वक्त त्रिफला लेने की जरूरत है, ना कुछ और करने की जरूरत है।
तो ये इतना इजी है, पर इजी टू इम्प्लीमेंट जितना हम बताते हैं ना, उतना ही कॉम्प्लेक्स और उतना ही डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट लोगों को लगता है। हाँ। बराबर। तो दिनचर्या जो है ना, उसमें बेयर मिनिमम चीजों को इंक्लूड करो। यू डोंट हैव टू बी ओवरवेल्म्ड कि आप खुद के ही सिस्टम को क्रैश कर दो, क्योंकि हमारा, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा अपब्रिंगिंग वैसा है कि हमें सब चीजें अचीव करने में मजा आता है। वंस यू हैव अचीव्ड दैट, वो चार्म खत्म हो जाता है। आपको क्रेज BMW का तब तक लगेगा जब तक आप नहीं बैठे हैं, हाँ, या आपने परचेज नहीं करी। की है। उसके बाद तो बात खत्म हो जाती है, वो चीजें आपको एक्साइट नहीं करती। करेगी। बराबर। तो दिनचर्या में भी ऐसी चीजें आपको इंक्लूड करनी है कि जो आप इनएविटेबली या फिर बहुत ही नॉर्मल तरीके से कर पाए फुलफिल, सो दैट आप में एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन रहे कि नहीं, मैंने ये करना चाहा था और मैंने ये कर दिया। फिर इतनी ओवर ऑप्टिमिस्टिक चीजें, आप अभी 9 बजे उठ रहे हो, और अभी जस्ट ये गया था रिजोल्यूशन वीक, मैं बोलता हूँ इसको, 2-3 सालों से मैंने ये रिजोल्यूशन वीक, अचानक से फिटनेस फ्रीक और ये सब चीजें शुरू हो जाएगी। कब तक रहेगी? 15 जनवरी। हाँ, उसके बाद सब मार्केट पहले वैसे खाली था, वैसे का वैसा ही हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग? ओवर ऑप्टिमिस्टिक होकर सब अच्छे से गोल बना लेते हैं कि बाय एंड ऑफ दिस वीक, और ये मैं ये कर लूंगा, ये गोल अचीव कर लूंगा, सुबह 4 बजे उठूंगा। भाई तू 9 बजे उठ रहा है, तुझे अगर शुरू भी करना है, यू शुड स्टार्ट विथ 7 AM। 7 बजे अगर तू एक महीने तक उठ रहा है, वी आर नॉट इन रेस, बराबर, 7 बजे भी उठ रहा है, तब भी यू हैव एक्स्ट्रा 2 आवर्स जिसमें आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं। अगर एक महीने तक विदाउट अलार्म आप 7 बजे उठ रहे हो, बाद में आप शुरू करो 6:30 या 6 बजे का, और ऐसे ग्रेजुअली होकर इफ यू विश कि आप 4 AM 5 AM क्लब में जाना चाहते हैं वहां तक, तो फिर शुरू करो। और जो लोग स्लिप इश्यूज से जूझ रहे हैं कि मुझे सोने में डिफिकल्टी होती है, नींद नहीं आती, कुछ भी ना करूँ तो भी 2-3 बज जाते हैं, इट इज बिकॉज कि आप अपनी नींद को कॉम्पनसेट कर लेते हैं। मतलब आप 2 बजे सो रहे हैं अगर, और आप 8 बजे उठ रहे हैं, 6 घंटे हो गए। डजंट मेक एनी सेंस कि आप जल्दी सो पाएंगे, क्योंकि आपके बॉडी को भी, और फिजिकल एक्टिविटी तो हमारी है ही नहीं, थकेंगे ही नहीं तो नींद कैसे आएंगी, बराबर। तो वैसे ही 6 बजे अगर उठ रहे हो, तो धीरे धीरे आपकी 6 घंटे की स्लीप साइकिल अलाइन करने के लिए आपका बॉडी और माइंड, या सॉरी आपका माइंड जो है वो आपके बॉडी को प्रिपेयर करना शुरू कर देगा 12 बजे से, और फिर धीरे धीरे आपकी स्लीप साइकिल भी रेगुलर हो जाएगी। तो दिस इज द सर्टन वे कि आप अपने बॉडी को अच्छे से डिजाइन कर सको, प्रोग्राम कर सको। बहुत कुछ अचीव करने की या बहुत कुछ बड़ा करने की सोचने की जरूरत ही नहीं है। स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप, और वो स्मॉल स्टेप को कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू करो, और धीरे धीरे अपने गोल की तरफ बढ़ो। तो वैसी दिनचर्या हमें हमारी बनानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और अगर आपको लगता है कि आप अपने मेंटल इश्यूज को या मेंटल हेल्थ को प्राइम में रखकर दिनचर्या डिजाइन करना चाहते हैं, तो स्टार्ट विथ फिक्सिंग मिनिमम थिंग, और अपनी दिनचर्या में बहुत सी कम चीजें रखो। मुझे चलने भी जाना है, स्विमिंग भी करना है, बैडमिंटन भी करना है, हेल्दी खाना भी खाना है, अपना खाना खुद भी बनाना है, ऑफिस भी जाना है, ये सब चीजें साथ में नहीं हो पाएगी। 9 बजे का आपका ऑफिस है और आप चाहो कि मैं खुद का खाना खुद बनाऊं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो प्रैक्टिकल चीजें सोचो और उस हिसाब से करो, ताकि आपकी मेंटल कंडीशन वर्जन ना हो। तो दिनचर्या भी वैसी ही होनी चाहिए, मिनिमम चीजों के साथ रहेगी तो सेटिस्फाइड रहेगा। मुझे लगता है कि रेस्ट करना इज द न्यू लग्जरी इन करंट एरा। आप अपने शरीर को, दिमाग को आराम नहीं दे पा रहे हैं। ट्रू, वी आर कांस्टेंट इन सम सॉर्ट ऑफ स्टिमुलेशन, और जो हमारी फिजिकल और मेंटल दोनों चीजों को डिस्टर्ब कर रहा है। तो अपने हिसाब से प्रिपेयर करेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज हम ही खुद को जानते हैं ना। ट्रू, हमसे ज्यादा कौन हमें दूसरे को जानता है। सही बात है सर। हमने एंग्जाइटी के बारे में बात की, डिप्रेशन के बारे में बात की, स्ट्रेस के बारे में थोड़ा बात करना चाहेंगे कि पहले स्ट्रेस जब हम पढ़ते थे तो फिज़िक्स की किताबों में ही था, अभी सबके
दिलो दिमाग दिलो में है। दिमाग में है। तो स्ट्रेस के बारे में बताइए कि छोटे-छोटे बच्चे बोलते हैं आई एम गोइंग थ्रू स्ट्रेस, मुझे थोड़ा स्ट्रेस लग रहा है। क्या है स्ट्रेस आयुर्वेद के हिसाब से? छोटे बच्चों से मुझे एक चीज़ याद आई, मैं विजिटिंग ओपीडी भी करता हूँ दिल्ली में। ओके। दिल्ली में मेरे पास ना लगभग 5th स्टैंडर्ड मतलब कि 13 ईयर ओल्ड किड, फीमेल बच्ची एक आई थी। हुँ। वो आई, और जैसा कि हम सबको पता है मेट्रो सिटीज़ में हमारा जो अपब्रिंगिंग है या पेरेंटिंग जो है वो किस तरह का है, हमें कितना फ्रीडम मिलता है। तो उसने कंसल्टिंग भी मुझसे खुद ही बुक करवाया, उसकी मर्जी से ही। सारी चीज़ें उसकी मम्मी ने उसको करके दी। पर जब कंसल्टिंग के लिए आई तो उसने उसकी मम्मी को बोल दिया कि आप बाहर बैठो और ओह! मुझे डॉक्टर से अकेले में बात करनी है। अच्छा। तो वो भी मुझे शॉक लगा थोड़ा-सा, और तब से मेरा थोड़ा-सा ऐसे शुरू हो गया दिमाग चलना कि ये बच्चा किस तरह से बड़ा हुआ होगा या क्या चीज़ें इसके साथ हो रही हो रही होगी। है, और उसने मुझे सीधा बोला कि मुझे एंग्ज़ायटी है। डायरेक्ट। हाँ, तो फिर मैंने बोला अब ये भी बता दो कि मुझे दवाई क्या देनी है? हाँ। तो शी स्माइल्ड, और फिर उसने थोड़ा-सा, अभी तो राइट नाउ शी इज़ फाइन, उसको कोई ज़्यादा दवाई नहीं, बस काउंसलिंग की ज़रूरत थी, थोड़ा-सा फेथ बिल्डअप करने की ज़रूरत थी फैमिली में और ये सब चीज़ें, तो वो करेक्ट किया। राइट नाउ शी इज़ फाइन, बट कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, इसकी डेफिनेशन अलग-अलग है, बट हमें ये समझ ही नहीं आता कि हम स्ट्रेस से जा रहे हैं, डिप्रेशन से जा रहे हैं या एंग्ज़ायटी एंजाइटी से। हो रही है। तो जैसे मैंने एंजाइटी और डिप्रेशन का बताया, स्ट्रेस जो है ना वो आयुर्वेदिकली अगर देखें तो एंजाइटी जो है ना वो मोस्टली वात प्रधान होती है कि आपका वायु बिगड़ा हुआ है। डिप्रेशन जो है वो 99% केस में कफ की दुष्टि है या आपके मानसिक दोष, तमस की दुष्टि है। अच्छा। स्ट्रेस जो है इट फॉल इन बिटवीन, वो पित्त की दुष्टि है, रजस की दुष्टि है। ओके। तो इन जनरल टर्म अगर मैं आपको बताऊं तो एंजाइटी वाला जो बंदा है ना वो बोलेगा कि मेरे पास बहुत कुछ है करने को। हुँ। सॉरी, एंजाइटी वाला जो बंदा बोलेगा होगा ना, उस वो कांस्टेंट फ्यूचर में ही फ्यूचरिस्टिक रहेगा, फ्यूचरिस्टिक रहेगा, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो उसको कांस्टेंट यही ट्रॉमा रहेगा कि आई एम नॉट वर्दी इनफ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, उस मोड पे रहेगा। स्ट्रेस वाला जो बंदा है ना, ही और शी विल फील ओवरवेल्म्ड विथ वर्क। वो बोलेगा कि बहुत सी चीजें हैं मेरे पास, मेरे प्लेट में बहुत कुछ है खाने को, बराबर, मतलब इन टर्म्स ऑफ वर्क। वर्क। हाँ। और वो सिर्फ कॉर्पोरेट वाला या काम नहीं, पूरे दिन का कुछ भी बोलो। तो जो ओवरवर्कड है, ओवरबर्डन है, उसको हम स्ट्रेस की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। मतलब बेसिक लाइन डिफरेंस अगर बोलूँ तो एंजाइटी जो है ना, इट इज टोटली नॉन सिग्निफाइड विथ सिचुएशन। ओके। मतलब कि जैसे मैंने उसकी डेफिनेशन में बताया आपको कि सिचुएशन चेंज भी हो जाए, आप अगर टाइम से पहुंच भी जाओ अपने ऑफिस, फिर भी आपकी एंजाइटी खत्म नहीं होने वाली, होगी, हाँ। नेक्स्ट। बराबर, नेक्स्ट आ जाएगा कुछ ना कुछ। ऑन अ कॉन्ट्ररी, स्ट्रेस में ऐसा होता है कि आपके पास फिजिकल चीजें हैं, बहुत कुछ है आपके पास करने को और आप उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, और वंस दैट सिचुएशन गॉन, आपका स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा। ये बेस लाइन डिफरेंस है इसमें। और डिप्रेशन तो पूरा अलग ही है कि नो मैटर, क्या फर्क पड़ेगा, काम खत्म कर दूंगा तो भी, नहीं करूंगा तो भी। तो कांस्टेंट एक शैडो में हम अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। और आयुर्वेद में हम इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, क्योंकि ये लैंप है, इसका अगर हम एक एग्जांपल ले तो ऐसा है कि आयुर्वेद जो है ना उसमें हम अग्नि की बहुत बात करते हैं कि अग्नि को एम्फेसाइज करते हैं कि अग्नि की ही ट्रीटमेंट करनी है। शांतेर अग्नो म्रियते, मतलब जिसकी अग्नि शांत हो गई वो मर गया। तो मेंटल इश्यूज जो है, इट कुड बी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, एंगर इश्यूज, एनीथिंग, कुछ भी, वो ना डिम लाइट है। अच्छा। उसको आपको रीइग्नाइट करना है, फुल लाइट में लाना है, एंड विथ हेल्प ऑफ आयुर्वेदा हम वो चीज कर सकते हैं। अच्छा। लाइट लूज नहीं हुई है, फ्यूज करप्ट नहीं हुआ है,
इसलिए उसको अच्छे से हम टैकल कर सकते हैं। थोड़ा सर अप्रोच या ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि आपने एक अपना एक्सपर्ट बताया 15-13 साल की बच्ची थी, तो आपके पास पेशेंट्स आते होंगे इन तीनों से जूझने वाले, जो एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है या स्ट्रेस है। आयुर्वेद का अप्रोच क्या रहता है इन तीनों के लिए? हम एक एक करके अगर डिस्कस करें, लेट्स स्टार्ट विद एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी में हमारा क्या अप्रोच रहता है? आयुर्वेद के अप्रोच में ना हमें ऐसा है या फिर सोसाइटल टेंडेंसी ऐसी है कि आयुर्वेद इज अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन। उसमें मेडिसिन की जब अगर बात करें, मतलब या फिर मेडिकल टर्म की बात करें, तो हमें ऐसा लगता है कि डॉक्टर का काम है दवाई देना। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे बाकी पैथी का नहीं पता, बट आयुर्वेद में ऐसा है। और बाकी पैथी में भी हम देखते हैं उसी तरह की प्रैक्टिस भी होती है। तो डॉक्टर का काम सिर्फ दवाई देना नहीं होता, उनका काम है बेसिक करेक्शन करना, जिसकी वजह से आप इस चीज़ों से जूझ रहे हैं, स्ट्रगल विद द सिम्टम्स, बराबर। तो आयुर्वेद का अप्रोच जब आता है ना, तो विथ बेयर मिनिमम मेडिसिन, जैसे मैं बात करूँ तो एंजाइटी की आपने बात करी, बराबर। अब मेरी कुछ तरह की ट्रीटमेंट या कुछ दवाइयाँ जो रहती है, मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये जो टैबलेट है ना, इट हैज़ टू बी टेकन बिटवीन 6 to 7 PM, क्योंकि वो वायु का समय है। और उस समय अगर ये मेडिसिन ली जाए तो इट इज़ गोइंग टू वर्क वेल विथ योर बॉडी। ऐसा मैं करता हूँ, बाकियों का नहीं पता, पर मेरा ये मानना है, इसलिए मैं इसको करता हूँ। बट जब मैं यही सेम चीज़, यही मेडिसिन अगर ओवर थिंकिंग या एंजाइटी वाले पेशेंट को देता हूँ, तो मैं ये समझाने के बाद उसको बोलता हूँ, अगर ना भी ले पाओ तो कोई टेंशन नहीं है, 8 बजे 9 बजे भूल जाओ तो 11 बजे भी ले लो, बट डोंट स्किप द मेडिसिन। उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज हम अगर रिजिड प्रैक्टिस की बात करें, क्योंकि हमारे पहले जो वैद्य हुए जितने भी, उन्होंने ऐसे ही कहा कि नाड़ी वैद्य को ऐसा होना चाहिए, या गुस्से में ही देखा, या हमारे हम उनकी बात करें जितने भी मूर्धन्य वैद्य है, सभी गलत नहीं बोल रहा, पर ऐसा कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, नाड़ी पे ही देखूंगा, बातचीत कुछ नहीं, सिर्फ दवाई लिखी और चले जाओ। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे ऐसे वैद्य हुए। पर मेरा मानना यह है कि जब अगर आप बात नहीं करते हो तो पर्सन शायद ठीक तो हो जाता होगा, पर वो हील नहीं होता। मतलब उसको जो सेटिस्फेक्शन चाहिए वो नहीं होता। आज के ज़माने में डॉक्टर बात करते हो ऐसा भी बहुत कम देखा जाता है। तो पहली चीज़ जो पेशेंट सीख करता है आपसे इज गाइडेंस, मेडिसिन कम्स नेक्स्ट। हम गुजराती में एक दुहा बोलेंगे या क्या बोलेंगे पता नहीं, पर 2 लाइनर है एक कि फक्त ओसड़થી काम नहीं चाले, चर्चा पण उमेरो हमारी दवाओं, या फिर दूसरी लाइन थोड़ी सी बोले, पर चर्चा पण उमेरो हमारी दवा में। सिर्फ दवाई से काम नहीं चलेगा, बात भी करो मुझसे, मुझे उसकी ज़रूरत है। और मैं ये फील करता हूँ कि अगर आप बात करते हैं ना, पेशेंट हील होगा नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा, इज अ सेकेंडरी। पर वो जब यहाँ से उठता है तो ही और शी फील्स सेटिस्फाइड कि मैं सही जगह पर हूँ, बराबर। एंड दैट इज़ व्हेन ट्रीटमेंट स्टार्ट इन एक्चुअल वे, कि उसको फेथ आ गया आपके ऊपर। बाकी का काम जो है वो इनर बॉडी ही करती है। हीलिंग जो है इट्स ऑल अबाउट इनर इंजीनियरिंग, नॉट फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्सेज। तो बात भी करनी है, उनको समझाना भी है, उसी के हिसाब से दवाइयाँ भी देनी है। तो सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर मी इज अ कंसल्टेशन, गुड कंसल्टेशन। अगर आपको ज़रूरत है आप उसको फिर से बुलाओ, फिर से समझाओ। अभी की अगर बात करूँ तो लास्ट वीक अहमदाबाद में एक पेशेंट है मेरा, एक कपल को मैं डील कर रहा हूँ अभी, दोनों की कुछ चीज़ों को लेकर। तो ड्यूरिंग कंसल्टिंग आवर्स मेरी अपॉइंटमेंट ज़्यादा थी, तो मैंने उनको जो टाइम मुझे देना था मैंने दे दिया। उनको मैंने बोला कि नेक्स्ट कंसल्टेशन में विल मीट आउटसाइड, और मैं उनको एक कैफे में ले गया था, मैंने वहाँ पे उनके साथ कंसल्टिंग किया। तो कभी कभी हॉस्पिटल के सिनेरियो से बाहर जाकर भी आपको कुछ करना चाहिए। वी हैड अ डिनर टुगेदर, 3-4 घंटे अच्छे से बात करी, इधर उधर की बातें, बाकी सब चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है
कि दैट वाज अ नीड ऑफ हर, और उसके बाद जो उनकी हीलिंग में इम्प्रूवमेंट आया है, मुझे लगता है वो जस्टिफाइड था मेरा अच्छा, स्टेप। अच्छा। ये शायद एज अ वैद्य मैं कर पाया, बाकी डॉक्टर भी ये चीज एडप्ट कर सकते कर हैं कि सकते। आपको जो मोस्ट फिजिबल वे लगता हो, हम्म, क्योंकि कभी कभी स्ट्रेस एंजाइटी जो है वो हॉस्पिटल से भी होती है। कुछ पेशेंट्स आपको उस ड्रेसअप में, आपको उस अपीयरेंस के साथ अटायर में, या वो एक जो Environment एनवायरनमेंट में। है उसमें खुद को कंफर्टेबल नहीं समझते। हम्म, तो ये आउट ऑफ जोन जाकर भी आप कुछ चीजें कर सकते हो हीलिंग के लिए। मेडिसिन की अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी अलग अलग मेडिसिन है जो कि मेध्य भी है और साथ साथ वायु पित्त कफ के ऊपर भी अलग से काम करती है। अच्छा। नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपको कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपेंसिव मेडिसिन या फिर बड़ी बड़ी जो दवाइयाँ, ब्राह्मी की गोली, अश्वगंधा की गोली, क्योंकि ये मेलेटोनिन वाला है, ये सब ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं। आप सिंपल एक हरी तकी या त्रिफला से भी मेंटल इश्यूज को ठीक कर सकते हैं, पर वो एक वैद्य के ऊपर डिपेंड करता है। सेल्फ मेडिकेशन कभी भी आपको इसमें हेल्प नहीं करने वाली। अच्छा। हरी तकी जो है उसका काम सिर्फ पेट साफ करना नहीं है। हम्म, उसके एट्रीब्यूट के जो श्लोक है उसमें बोलता है बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम। अच्छा। इसको अगर डिकोड करो तो बुद्धि इंद्रिय, हम्म, इंद्रिय से हम क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं इंद्रिय से? 5 इंद्रियां। 5 इंद्रिय, यहीं पर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है नॉलेज और इंफॉर्मेशन में। हाँ। बराबर, ये फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। इंद्रिय मतलब एकादश इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय कर्मेंद्रिय। और एक उभयात्मक मन। हम्म, ये 11 को एक साथ ठीक करने वाला बुद्धि इंद्रिय हम्म, और उनको बल प्रदम, बल देने वाला, देने वाला। वो हरितकी है। तो वो भी हम मेंटल इश्यूज में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे मेडिसिन की तो बहुत वाइड वाइड रेंज है। रेंज है। और दूसरी ट्रीटमेंट मोडालिटीज की बात करें तो बहुत सी फेमस चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि काम तो करती है, पर मोस्ट एडल्ट्रेटेड हो चुकी है या फिर मोस्ट वल्नरेबल कंडीशन में है अभी। जैसे कि शिरोधारा हो गया, नस्य हो गया, मसाज हो गया, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बट जिस तरह से अभी उसको प्रेजेंट किया जा रहा है आयुर्वेद को वो हार्म ही कर रहा है इन एनी वे। ओह। तो शिरोधारा भी कहीं पर भी सही नहीं हो रही। बराबर, मैंने दो चार वीडियोस देखे थे जिसमें वो धूप में शिरोधारा दे रहे हैं, तक्रधारा दे रहे हैं। तक्रधारा बालों के लिए सही है, पर जब आप एक वैद्य को पूछोगे तो तक्रधारा अगर ओवर क्वांटिटी में दी जाए तो आपके बाल पकना शुरू हो जाएंगे, यू विल सफर फ्रॉम अ ग्रे हेयर। तो अच्छा। तक्रधारा इस तरह से धड़ल्ले से आप नहीं दे सकते किसी को भी। पित्त प्रकृति वाले इंसान को अगर तक्रधारा दी जाए तो उसके बाल जल्दी से सफेद होंगे, हेयर फॉल इश्यूज होगा, हेयर थिनिंग भी होगा, एंड इवन आपको और तरह के भी साइकोसोमेटिक डिजीज होने के चांसेस है। अच्छा। तो ये डेप्थ कोई नहीं समझता, सबको सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल चीजें जाननी है, ऊपर ऊपर से। ऊपर ऊपर से। तो ये ट्रीटमेंट मोडालिटी के अलावा भी बहुत सी ट्रीटमेंट मोडालिटी है, बट पेशेंट टू पेशेंट उसको चेंज करके अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो कोई एक जनरल प्रोटोकॉल नहीं सेट कर सकते। तो सर आपके हिसाब से दवाइयाँ या बातचीत का आपके पेशेंट के साथ क्या ज़्यादा रोल प्ले करता है? बातचीत। बातचीत। यस। इज इट ओनली फॉर एंजाइटी या तीनों तीन, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस? ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, बातचीत का। ये तो हम सिर्फ मेंटल इश्यूज की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप सबकी नज़रों में मैं सक्सेसफुल वैद्य हूँ, जी। मेरी नज़र में शायद मैं खुद को नहीं मानता, जी। पर आप सबकी नज़र में हूँ, तो उसमें जो भी रीज़न है 90% मेरा कंसल्टेशन है। ओके। इट इज़ 10% अबाउट मेडिसिन। अच्छा। क्योंकि मैंने जब पहले सीखना शुरू किया आउटसाइड द कॉलेज, मेरे गुरु के पास जाकर, तो मैंने वही चीज देखी कि वो बात करते हैं, वो सुनते हैं, वो समझाते हैं। वॉट वी आर गोइंग टू डू, वॉट इज योर एक्चुअल कंडीशन, क्यों है ये,
जब आप पेशेंट को, जैसे हमने परहेज की बात बताई, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मुझे ये कंप्लेन करते हैं कि सर आप जब परहेज बताते हो तो आपके पेशेंट तो फॉलो कर लेते हैं और मेरे पेशेंट तो नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज आप उसका रिलेशन नहीं समझा पाते। वी आर कमिंग फ्रॉम एन इंटेलेक्चुअल जनरेशन जहाँ पे हमें सवाल पूछना वो एक ऑडासिटी की तरह बताया गया है। सवाल पूछना वो हमारा अधिकार है, ऐसा हमें समझाया गया है। तो देयर इज ऑलवेज अ सेकंड क्वेश्चन विच इज व्हाई। ये नहीं खाना है, क्यों? आप अगर उसका वो जो जिज्ञासा है उसको अगर शांत कर दो, उसको समझा दो कि क्यों नहीं करना है, तो वो नहीं करेगा। ट्रू। हम वहां पर लैक है। मैं मेरे पेशेंट को समझाता हूं कि क्यों आपकी सारी चीजें इस तरह से है। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम योर हेयर इश्यू फ्रॉम टू योर गायनिकोलॉजिकल इश्यूज। अच्छा। क्योंकि बालों का झड़ना, उसमें भी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का बहुत सारा रोल आता है। बराबर। पेशेंट फीमेल अगर मेरे पास आ रहा है और मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ और रूट कॉज अगर मुझे आर्तव स्रोतस यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का इश्यू लग रहा है, तो मैं उसको करेक्ट करने के लिए उसका अलाइनमेंट या उसका कनेक्शन उसको एक्सप्लेन करूंगा। और मैं जब वो करता हूँ, पेशेंट को समझ में आता है कि मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है और मैं उनको बोल भी देता हूं कि इतना टाइम लगेगा। तो बाद में भी वो कंटिन्यू सब चीजें करते हैं। तो कंसल्टेशन प्लेज अ वाइटल रोल। और आप एक ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर जाते हो, आप किसी के साथ गलत भी कर रहे हो या गलत हो भी रहा है, बट आप उसको पहले से एक्सप्लेन कर लो ना, तो उसका ट्रस्ट कभी भी नहीं जाता आपके ऊपर से। और एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, एंगर इश्यूज, सब चीजें, सारी की सारी मेंटल इश्यूज का एक रूट कॉज भी अगर हम देखें ना, तो दैट इज ट्रस्ट इश्यू। लोनलीनेस, व्हाई डू वी सफर फ्रॉम अ लोनलीनेस? क्योंकि हमें किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं है। हम किसी के ऊपर ट्रस्ट, इवन नॉट आवर पेरेंट, नॉट टू आवर स्पाउस। हम बात क्यों नहीं कर पाते, हम क्यों ओपन अप नहीं हो पाते? क्योंकि हमें लगता है कि मेरी दिमागी हालत जो है उसको समझने की बजाय लोग मुझे लेबल कर लेंगे कि मैं मेंटल इश्यू से जूझ रहा हूं। वो लोग समझने की बजाय टोटल डिनायल स्टेज में चले जाएंगे कि ये सब आपकी बातें नहीं है। सही बात है। सर, आपने आयुर्वेद का अप्रोच जो हमें बताया, हमारा जो आयुर्वेद का अप्रोच है वो और मॉडर्न मेडिसिन का जो अप्रोच है उसमें क्या डिफरेंस रहता है कंपेयर्ड, लाइक इफ वी थिंक अबाउट मेंटल इलनेस? आयुर्वेद बहुत सारी अलग अलग तरह की बेसिक कंसेप्ट पर काम करता है, सो डज मॉडर्न साइंस। दोनों के अपने अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव है, वे ऑफ अप्रोचिंग द डिजीज अलग अलग है। मेंटल इश्यूज की बात करें तो उसमें भी यही चेंजेस आते हैं। कोर प्रिंसिपल की अगर बात करें तो ऐसा है कि मॉडर्न मेडिसिन आपको शायद ये बताता है कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, बराबर, या फिर उसका रीज़न भी बता देगा। बट क्या बताएगा कि आप में ये कमी है, ये चीज़ है, ये केमिकल कम है, बराबर। तो सारी चीज़ें केमिकल के आसपास घूमती रहती है। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि रिपोर्ट्स में सब चीज़ें आ रही है बट कोई सिम्टम नहीं है। कभी कभी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं एंड ऑल रिपोर्ट्स आर नॉर्मल। तो ये एक लैकिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, या फिर अप्रोचेस जो है दैट नीड्स टू इम्प्रूव। इसीलिए मॉडर्न साइंस को कंटिन्यूसली इवॉल्विंग साइंस कहा जाता है कि वो अपडेट होते रहते हैं या करना ज़रूरत है, इट्स अ नीड ऑफ एन आवर। तो ये एक अप्रोच मेंटल हेल्थ के लिए मॉडर्न मेडिसिन का आ गया कि वो केमिकल बेस्ड सारी चीज़ें बताएंगे कि ये केमिकल आपके चेंज हो रहे हैं, इस वजह से यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड ऑल। आयुर्वेद की जब बात आती है, या फिर ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद जो हम बोलेंगे, वो ये बोलेगा कि आपको ये परेशानी क्यों है, आपकी एक्चुअल परेशानी क्या है, एंड हाउ यू कैन फिक्स दैट। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक डिफरेंस है। आयुर्वेद ये भी आपको बताएगा कि बाय चेंजिंग सम सॉर्ट ऑफ इजी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप कर लो, थोड़ा सा डाइट के ऊपर काम कर लो, थोड़ा सा अपने बॉडी को नेचर के साथ अलाइन कर दो,
और यू आर गुड टू गो। अच्छा। जबकि मॉडर्न मेडिसिन में ऐसे होगा कि आप अगर स्लीप के लिए मेलेटोनिन या ऐसा कुछ मेडिसिन ले रहे हैं या फिर कोई भी तरह की एंटी डिप्रेसेंट या मेडिसिन कोई भी ले रहे हैं, तो पहले तो वो आपके दिमाग को थोड़ा सा फिक्स करने की कोशिश करेगा, फिर ग्रेजुअली कंडीशन तो वर्जन ही होने वाली है बिकॉज द रूट इज इंटेक्ट, वहाँ पे काम नहीं हुआ। कंडीशन जैसे जैसे वर्जन होती जाएगी वैसे वैसे आपकी या तो नंबर ऑफ मेडिसिन बढ़ेगी और साथ ही साथ उसके डोजेज भी बढ़ेंगे। और जब आप ये सारी मेडिसिन लेते हैं तो इनएविटेबली आपके बॉडी में कुछ ना कुछ तरह के कॉम्प्लिकेशंस भी दिखना शुरू हो जाएंगे। ये सारा सिंक जो है या ये सारा जो स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट है वो हमारे आयुर्वेद के साइड पे नहीं होता। आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं देखे जाते, आपकी सारी चीज़ें विल बी टेकन केयर ऑफ अगर आप सही तरीके से उसको फॉलो करें तो। आयुर्वेद की सर एक इमेज है फिर मार्केट में कि इट्स अ स्लो एंड स्लगिश अप्रोच, तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? स्लो मेरे पेशेंट या मुझे जो कोई भी पूछता है, जैसे आप आज आपने पूछा, तो मेरा सवाल ये रहता है स्लो कंपैरेटिव टू व्हाट? ट्रू। स्लो आप किसके साथ देख रहे हो? मतलब रेट रेस चल रहा है, रैबिट रेस चल रहा है, कछुए के साथ स्पीड कर रहे हो, किसके साथ? व्हाट वी आर कंपीटिंग विथ, बराबर? मोस्टली सर मॉडर्न साइंस ही रहता है, वो हम अभी समझते हैं, पर पहले से ही ये भ्रांति है। जब मॉडर्न साइंस तो 400-500 साल से आया है, बराबर? पर उससे पहले भी यही चीज हमने सुनी है। ये बहुत पुराना ब्लेम गेम है आयुर्वेद के लिए कि ये स्लो काम करता है। स्लो काम नहीं करता, कंपैरेटिवली अच्छे से काम करता है, रूट कॉज को पकड़ता है, रूट कॉज की ट्रीटमेंट करता है। बिकॉज आप अपने बॉडी में फिजिकल एलिमेंट कहो या मेंटल एलिमेंट कहो, इतने सालों से ये सब चीजें लेकर चल रहे हैं विदाउट फिक्सिंग इट। आप कोर चीजें चेंज ना करते हुए सुपरफिशियली उसको ट्रीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पानी के ऊपर पत्ता लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि नीचे मगरमच्छ नहीं है। और मगरमच्छ जो है वो कांस्टेंट वही से फीड कर रहा है। आप ऊपर से मछली नहीं डाल रहे, डजंट मीन उसको खाने को नहीं मिलने वाला। मगरमच्छ को नीचे से भी मछलियां और बाकी सब चीजें भी मिल रही है। वो छोटा बच्चा है अभी, वो धीरे 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 बड़ा होके ऊपर आके आपको ही काटने वाला है, आपको ही खाने वाला है। तो डिजीज को बीनीथ सुपरफिशियल ट्रीट करने से कुछ नहीं होता, वो प्रोग्रेसिव ही रहता है। अगर आप रूट कॉज ठीक नहीं करते तो वो आपको बड़े मगरमच्छ की तरह ही बाद में आपको खाने वाला है। आपने सर, हमने औषधि की बात की, हमने काउंसलिंग, 1-on-1 काउंसलिंग का इम्पोर्टेंस देखा। अध्यात्म का या स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन कितना रोल प्ले करता है मेंटल इलनेस में? एक तरह से देखे तो बहुत ज़्यादा, और एक तरह से देखे तो कभी कभी जिस तरह से एडल्ट्रेटेड फॉर्म में हमें अध्यात्म या स्पिरिचुअल समझाया जा रहा है अभी करंट सिनेरियो में, तो कभी कभी वो डिजीज को वर्जन कंडीशन में भी ले जाता है। अच्छा। क्योंकि कुछ कुछ तरह के प्रैक्टिसेस जो है वो भी मेरे हिसाब से बहुत जगह पर रूट कॉज के तरह सामने आए हैं। जैसे कुछ तरह की प्रैक्टिस रेगुलरली डे बाय डे करते रहना, मुझे इतने बजे उठना ही है, ये करना ही है, इतना ध्यान करूंगा, इतना मेडिटेशन करूंगा। जैसे कुछ तरह के मंत्र की भी अगर बात करें या फिर ध्यान की भी बात करें, तो कुछ ध्यान आपकी इनर एनर्जी को प्रोवोक करेंगे। मंत्र में बहुत अलग है। अभी का जो सीन है, स्टेज है, वो उसके लिए नहीं है, पर फिर भी सुपरफिशियली अगर बताओ तो मंत्र, सूर्य मंत्र और चंद्र मंत्र दो अलग अलग होते हैं कि जो आपको उजागर करेंगे या फिर आपको सप्रेस करेंगे। अगर आप डील कर रहे हैं स्ट्रेस या डिप्रेशन, एंजाइटी से या एंगर इश्यूज के साथ, तो आपको चंद्र मंत्र लेने चाहिए। इड़ा पिंगला की बात करें वैसे ही तो चंद्र मंत्र जो आपको कूल डाउन करने में हेल्प करे, या उसी तरह की मेंटल प्रैक्टिसेस आपको लेनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिज्म। और वाइस वर्सा कि जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं तो आपको सूर्य वाली सारी चीज़ें करनी चाहिए। जैसे सूर्य को अर्घ्य दो, सन गेजिंग करो, सूर्य में ज़्यादा टाइम रहो। डिप्रेशन का एक रीज़न ये भी है कि एक बंद कमरे में हम रह रहे हैं, बराबर, वो हमें लगता है कि क्या ही चेंज करेगा, बट अगर साइंटिफिकली देखें तो लो ऑक्सीजन फ्लो, बराबर, कांस्टेंट एक तरह के ही केमिकल्स बॉडी या ब्रेन में प्रोड्यूस होना,
बराबर। एक रिसर्च भी मैंने पढ़ा था कि नेचर में रहने वाला बंदा जो है, या फिर नेचर में अगर आप थोड़े समय के लिए भी जाते हो तो आपके मेडुला में जो कॉर्टिसोल कांस्टेंट बन रहा है, विच इज स्ट्रेस हार्मोन, हाँ, उसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखा जाता है। अच्छा, तो ग्रीनरी, सन एक्सपोजर, ये सब चीज़ें मेरे प्रिस्क्रिप्शन में एक सेपरेट ना हो सके ऐसी एक चीज़ रहती है, विच इज सन गेजिंग। मैं मेरे हर पेशेंट को डिप्रेशन के बोलता हूँ कि सन गेजिंग करो, दैट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। और अब बाकी सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस से अगर करना शुरू कर दो तो इवेंचुअली कॉन्फिडेंस विल मल्टीप्लाई, बराबर। तो छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है और हम उसको बीच बीच में छोड़ते हैं, 2 बार गिरता है, दूसरी बार आप अगर उसको गिरने ना दो तो वो तीसरा स्टेप खुद से लेना शुरू करेगा, और 3, 4, 10, 15 उसके बाद भी गिरेगा सही, पर स्टेप बढ़ रहे हैं तो उसका कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ रहा है। सेम वे हम हैंडल करते हैं मेंटल इश्यूज को। आज के एरा में सर वैद्यज सोशल मीडिया पे बहुत आ चुके हैं। आपके भी सर अच्छी खासी प्रेजेंस है, बट बहुत ऐसे वैद्यज है ऑन रेस टू गेन अटेंशन ऑन सोशल मीडिया। डू यू सी दिस एज अ कलेक्टिव ग्रोथ ऑफ आयुर्वेद या एज अ कंपटीशन? फर्स्टली आई सी इट एज अ कलेक्टिव ग्रोथ। ओके, होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि जितने वैद्य है ना, उससे शायद 5 से 10 गुना ज्यादा नॉन आयुर्वेदिक फेलो आयुर्वेद को मिस इंटरप्रेट करके प्रेजेंट कर रहे हैं। कोई भी कह लो आप, कोई भी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर कह लो, कोचिस कह लो, कोई भी जिन्होंने आयुर्वेद पढ़ा ही नहीं है, बराबर, जिनको आयुर्वेद का ए भी नहीं पता, वो लोग भी आयुर्वेद के बारे में बता रहे हैं। और हम साइड पे बैठे बैठे ये बोलते रहते हैं कि ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि हम सही नहीं बता रहे। सही बात, बराबर। तो हमें आना ही चाहिए। जो लोग भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करना ही चाहिए, बट एक लिमिट हमारी आ जाती है कि हमें प्रैक्टिस भी करनी है और वो काम भी करना है। हम पहले एज अ प्रैक्टिशनर, हम वैद्य हैं पहले, उसके बाद वी आर इन्फ्लुएंसर और एनी अदर कंटेंट क्रिएटर। पहले वो नहीं है। तो एक लिमिट भी समझनी है, साइंस की डेप्थ भी समझनी है। ऑलवेज चूज पेशेंस ओवर अ पॉपुलैरिटी। आप अगर अपने पेशेंट्स के लिए भी काम कर रहे हैं, या फिर अपने आयुर्वेद के लिए भी अगर आप सोशल मीडिया पर है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपके पेशेंट रहने चाहिए। आप कंसल्टिंग कर रहे हैं या आप बाद में कुछ भी काम कर रहे हैं और एक साइड पे आपका ध्यान वीडियोस के ऊपर या फोटोज के ऊपर या कंटेंट क्रिएशन पर रह रहा है, तो दैट इज गोइंग टू हार्म यू इन नाउ और एनी अदर टाइम इन फ्यूचर, बट डेफिनेटली विल हार्म यू। तो वो चीज़ छोड़ के कंटेंट क्रिएशन करो, ऑथेंटिक काम करो, जो आयुर्वेद में है वो काम करो, सतही तौर पे, सुपरफिशियल नहीं, इन डेप्थ आयुर्वेद, और जितना लोगों के लिए जरूरी है। मतलब मैंने जैसे बताया कि इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज होल डिफरेंट एंटाइटी। अब पेशेंट को ये मत बताओ ना कि क्योंकि माल प्रैक्टिस ही हो रही है। जैसे कुमकुमादि तेल देखो, शतधोत घृत देखो, ये सब माल प्रैक्टिस है। शतधोत घृत का वर्णन आयुर्वेद में बहुत ही कम जगह पे आया है। ब्यूटी के लिए तो है ही नहीं, पर सबसे ज्यादा ब्यूटी के लिए ही उसको प्रमोट किया जा रहा है। और जितना आयुर्वेद के लोगों ने उसको प्रमोट किया है, उससे ज्यादा अच्छे प्रेजेंटेबल मोड में नॉन आयुर्वेदिक लोग कर रहे हैं। सारी कंपनियां अच्छा खासा अर्निंग ग्रो कर रही है, अपनी कंपनी को ग्रो कर रही है। रीजन यही है कि हमने सोशल मीडिया पर इतना घुमा के, ये मेथड भी नहीं है कॉपर का लेना है, कॉपर का लोटा लेकर ये घुमा, ये भी नहीं है। अच्छा, कहीं पर भी नहीं है। ओके, हो तो मुझे बता दे कोई, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, पर मेरे जहां तक बात है, सुश्रुत संहिता में बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह है, उसमें उसका उपयोग करना है। ओके, उसके अलावा कहीं पर भी शतधोत का कोई वर्णन नहीं है। ब्यूटी के लिए तो कहीं पर नहीं है। अच्छा, तो ऐसी बहुत सी चीजें जो कि ट्रेंडिंग हो, वो हमारे लिए सही नहीं है। जस्ट बिकॉज इट इज ट्रेंडिंग,
आपको वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। नहीं। एक जोक वाली बात या कुछ और कॉमेडी चीजें कर लो कभी कभी, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव टू बी प्रेजेंटेबल हाँ। एट मोमेंट। हम पेशेंट को खुश करने के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए करो, जोक करो, ट्रेंड फॉलो करो, डू एवरीथिंग यू विश टू डू। बट मिस माल प्रैक्टिसेस, एक गलत तरह का नॉलेज, ये सारी चीजें या फिर सुपरफिशियल चीजें जो कोई कर रहा है और आपको फोर्सफुली करने की का मन हो, या वैसे नहीं करना चाहिए। ये एक चीज बहुत बड़ा पार्ट है। और पेशेंट के साथ का कंडक्ट जो है ना, वो एक आपका सही रहना चाहिए, क्योंकि विथ टाइम ऐसे हो जाता है कि आपके पेशेंट्स भी जो है ना, वो भी उसी तरह के आते हैं। ट्रू। आपको जो क्वालिटी पेशेंट्स चाहिए ना, वो भी नहीं आता। नहीं आता। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी प्रैक्टिस ना हैम्पर हो। उस तरह से आप अगर कंटेंट क्रिएशन करते हो और वैलिड भी रहता है तो वो सही है। तो कलेक्टिव ग्रोथ, आयुर्वेद को भी हार्म नहीं होगा, कलेक्टिव ग्रोथ भी होगा, आपका भी फायदा होगा, आपके पास पेशेंट आएंगे। विजिबिलिटी जो है, इट इज इम्पोर्टेंट। हम हाँ करें या ना करें, हम सब उसी के पीछे काम कर रहे होते हैं। मैं आज अगर 30 पेशेंट देख रहा हूँ तो कल 50 देखने की कोशिश करूंगा ही करूंगा। वो तो कोई भी वो तो कोई भी करेगा, ग्रो तो करना ही चाहते हैं सब, पर नॉट इन एट कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग आयुर्वेदास बेसिक प्रिंसिपल्स। उसके बारे में पता होना चाहिए। बच्चे या फिर बहुत सारे वैद्य को भी मैंने देखा है, कुछ के मैं वीडियोस वगैरह देखता हूँ, तो दुख होता है कि सीखने से पहले सिखाने के लिए आप ज्यादा फोकस कर रहे हो, आपको खुद नहीं पता। प्रैक्टिशनर भी ऐसे देखे हैं कि जैसे हम शिरोधारा की बात कर रहे थे, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे कि शिरोधारा का टेबल है, पेशेंट सोया हुआ है उसके ऊपर, वो वैद्य रिकॉर्ड करके, वो शायद प्लॉटेड भी हो, आई डोंट नो, पर रिकॉर्ड कर रहे हैं शिरोधारा प्रोसीजर को। अब उनको ये नहीं पता कि डिस्टेंस कितना रखना चाहिए। ओके। मतलब वो एक एसओपी में आता है। अच्छा। कि जहां से ये तेल फॉल कर रहा है आपके सर के ऊपर, वो एक सही डिस्टेंस से होना चाहिए। अच्छा। जानबूझ के यहाँ पे नहीं बता रहा, बिकॉज मुझे ये नहीं लगता कि ये सबको बताना चाहिए, वरना कल यही होगा कि धूप में उतने डिस्टेंस से शिरोधारा होती होगी, तो उतना दूर ले जाके वहां से यहाँ तक लगे, उस तरह से शिरोधारा नहीं होती। अच्छा। बेसिकली वो आपके रिलैक्सेशन के लिए है, तो बेयर मिनिमम हाइट जितना बताया गया है शास्त्रों में, उसका प्रैक्टिस होना चाहिए। अब बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं वैद्यों की बात कर रहा हूँ कि वैद्य भी पढ़ते नहीं है एंड दे ब्लाइंडली फॉलो द ट्रेंड, या उनको वायरलिटी के ऊपर ज्यादा भरोसा होता है, इस वजह से वो लोग भी वही चीज देखकर करते हैं। नेत्र तर्पण की बात, तो नेत्र तर्पण में किस तरह से काम करना चाहिए, या कैसे वो सच में वो प्रोसीजर बताई गई है, बिफोर आफ्टर डेटा नहीं, पर प्री प्रोसीजर, पोस्ट प्रोसीजर, ये सब चीजें कोई फॉलो नहीं करता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। पेशेंट आया, चलो आपके नंबर कम करने हैं, सुला दो और तर्पण के लिए वो बना दो, या फिर स्विमिंग के ग्लासेस बना के तेल या घी उसमें डाल दो। कुछ लोग तेल से भी करते हैं, बल्कि तेल के बारे में कहीं बताया ही नहीं है, घी से ही करना है तर्पण। ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता क्योंकि पढ़ाई की ही नहीं है, बाद में भी नहीं करते। आपने चलो कॉलेज में नहीं करी है, पर अब आप पेशेंट डील कर रहे हो, आप प्रैक्टिस में हो, यू आर डीलिंग विथ अ लिविंग इंडिविजुअल, तो आपको इतना कॉशियस होना पड़ेगा। वो अपना शरीर आपको सौंप रहा है, तो ये बेयर मिनिमम चीजें हैं। उतना अगर करके फिर आप साइड पे कंटेंट क्रिएशन करते हो तो ठीक है, वो सही है, वो करना भी चाहिए। तो सर आज के यंग वैद्य को अगर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी ओर से, क्या होगा वो मैसेज? जैसे मैंने पहले भी बताया, सिखाने के पीछे मत भागो, सीखो, क्योंकि अभी आपका समय है सीखने का, और एक बार ये समय चला गया ना तो कभी सीख नहीं पाओगे। अच्छा। वो एटीट्यूड आ ही जाता है, आप जब कुर्सी पे बैठते हो ना, तब दैट आई एम द ऑथोरिटी, आई एम द कंसल्टेंट, फिर सीखने वाला एटीट्यूड चला जाता है। और मैं मेरी इंटर्नशिप जर्नी की बात करूँ, या फिर मेरे सीनियर या मेरे गुरु जिन्होंने मुझे सब सिखाया, उन्होंने मुझे यही चीज़ सिखाई कि नेवर स्टॉप लर्निंग। हम इस चीज़ को बोलते तो है, पर हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। तो
जब जब ये स्टूडेंट्स को खास तौर पे मैं जब देखता हूँ ना ज्ञान देते हुए सब लोगों को सोशल मीडिया पर, तो मुझे यही लगता है कि ये द्रव्य के बारे में जिस जिस धड़ल्ले से आप बताते हो कि ये कैंसर से लेके यहाँ तक ठीक करता है, आपने कैंसर के कितने पेशेंट देखे हैं? क्या वही चीज, अब तो हम प्रैक्टिस में है, मैंने मेरे गुरु को भी कैंसर में प्रैक्टिस करते हुए देखा है, हमें पता है कि वो चीज कितनी इफेक्टिव होती है या कैसे कैसे केसेस में काम नहीं करती। तो ओवर एक्सपेक्टेशन जो है ना, वो भी आयुर्वेद को डिफेम ही कर रहा है कि आपको ये पता है कि ये दवाई इसमें काम करती है, आप इतने अश्योरेंस के साथ पेशेंट को दे रहे हो, बता रहे हो कि ये तो ठीक हो ही जाएगा, और नहीं होता। अनोइंगली वी आर हार्मिंग आयुर्वेदा's फेम। तो सीखने वाला पार्ट जो है ना, वहां पे सीखना चाहिए। पेशेंट देखो पहले, उसके बाद बात करना शुरू करो, तो वो ज्यादा बेहतर है। दिमाग में भी यही चीज चलती है। मुझे ऐसे लगता है कि जब उनके द्रव्य गुण के क्लास होते होंगे या पंचकर्मा के क्लास होते होंगे, अगर होते होंगे होपफुली, तो उनके दिमाग में यही चल रहा होगा कि ये कंटेंट जो है ना, इट हैज पोटेंशियल टू गो वायरल, तो चलो ये नया है, ये द्रव्य के बारे में बात करते हैं। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट सरपुंख एंड ऑल, तो वो छोड़ दो, बाकी के द्रव्य के बारे में बात करो। तो पढ़ाई करते वक्त वो एटीट्यूड सही नहीं है मेरे हिसाब से। बहुत सी बातें कर सकते हो, आप में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, आप करो, करना ही चाहिए, बट नो योर लिमिट्स। और जस्ट फॉर शेक ऑफ वायरलिटी ये काम मत करो। अवेयरनेस लाओ, इन डेप्थ नॉलेज रखो उस चीज का जो चीज आप एडवोकेट कर रहे हो। आपके पेशेंट्स भी अगर है, प्रैक्टिस आप कर रहे हो, तो आपके पेशेंट्स जो है ना, वो आपके वैलिडेशन प्रूफ है, ना कि आपकी पोस्ट। तो टेस्टिमोनियल्स में भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। टेस्टिमोनी अलग बात है, और टेस्टिमोनियल्स अभी के मार्केटिंग एरा का एक इजाद किया हुआ चीज है, जो आपको या आपकी प्रैक्टिस को वैलिडेट करता है। मेरे हिसाब से एज अ वैद्य हमें उसके पीछे ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। आपके वेल ट्रीटेड पेशेंट जो है ना, वो अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को, अपनी सिटी को आपके बारे में 24/7 अवेयर कर रहे हैं। वहीं से आपको आपके अगले पेशेंट्स मिलने वाले हैं, और वो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड भी आएंगे कि ये सर के पास जाओगे तो इतना टाइम लगेगा, ये सर के पास जाओगे तो इतना ठीक होने में टाइम लगेगा, ये सर के पास जाओगे तो इतना डेडिकेशन आपको देना ही पड़ेगा। That's true. ये सब चीजें आपको फिर बार बार उनके रेफरेंस से आने वाले पेशेंट को बतानी नहीं पड़ेगी, बिकॉज 50% तो उनका कंसल्टेशन आपके पेशेंट ही कर देंगे। तो ऑलवेज चूज एथिकल मेडिकल प्रैक्टिस जो आपके दायरे में होती है, जो आपकी डेस्क को, आपकी चेयर को, आपकी डिग्निटी को मेंटेन करे। उस तरह के पोस्ट, उस तरह की चीजें आप अगर सोशल मीडिया पर रखते हो, तो आपको एक रिस्पेक्टफुल कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। टॉल क्लेम, फॉल्स क्लेम करने वाले जो लोग हैं ना, उनको हर बार ट्रस्टवर्दी पेशेंट्स नहीं मिलते। तो जो वायरलिटी के को दिमाग में लेके आप इनिशियली अगर स्टूडेंट या इंटर्न या न्यू जेन प्रैक्टिशनर होकर आप सोच रहे हो कि 100K या 200K हो जाएंगे तो अच्छे से, वो आपको सोशल मीडिया से ना फेम दे देगा, ट्रस्ट नहीं मिलेगा। और मेडिसिन इज ऑलवेज अबाउट ट्रस्ट। आपके पेशेंट का अगर आपके ऊपर भरोसा नहीं है, तो आप कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सर, एक आखिरी क्वेश्चन हमारा है कि आपका टैग नेम भी है वही सुश्रुत का वारिस। अगर सुश्रुत जी आज अलाइव होते, व्हाट वुड ही एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, फ्रॉम यंग वैद्यस? फ्रॉम यंग वैद्यस 2-3 चीजें बताते शायद, कि जैसे अपने शस्त्र को एकदम शार्प रखते हो, वैसे ही अपने आप को भी शार्प रखो, अपनी बुद्धि को भी शार्प रखो। हमेशा 24/7 शौर्य माशु क्रिया, मैं हमेशा मेरे बच्चों को भी बताता हूँ कि एक सर्जन के गुण क्या, शौर्य माशु क्रिया। एक फ्रीडम या फियरलेस एटीट्यूड आपका रहना चाहिए कि हाँ, आई कैन डू दैट, फियरफुल नहीं, उस तरह से आपको आपका एटीट्यूड रहना चाहिए। शास्त्र के ऊपर भी उतना ही फोकस रहना चाहिए। हमेशा एक सामने वाला बंदा जो आपके पास आ रहा है, उसके बॉडी माइंड दोनों को समझने की कोशिश करो, उसको टाइम दो। वो रोगी शरीर है,
वो खुद रोगी नहीं है। नहीं है। उसको हार्मोनाइज करने के लिए आपको जो बन पड़ता है करो, आउट ऑफ ट्रैक जाके भी करो, वाह। और बी 100% फेथफुल टू योर गुरु संहिता आयुर्वेद। आयुर्वेद। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छे आपने इंसाइट्स दिए, बहुत ही अच्छे आपने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी डाइसेक्ट किया हमारे लिए, बीट एंजाइटी और डिप्रेशन या स्ट्रेस। अब मुझे मालूम पड़ रहा है कि आपको क्यों ज़रूरत पड़ी लाफ्टर वेदा लिखने की। बहुत अच्छा लगा ये कंसेप्ट्स Same here. आपसे समझ के, एंड वी वुड लव टू इनवाइट यू अगेन अगर हमें कोई ऐसे नए नए टॉपिक्स मिलेंगे। Definitely. बहुत, टू बी ऑनेस्ट, द मोस्ट requested guest on the Ayurvedic podcast was संजय सर, सुश्रुत वारिस सर। तो बहुत अच्छा लगा, एक और बार आपसे डेफिनेटली हम रूबरू होंगे, और ऐसे ही प्लीज़ हमारे साथ नाता बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much. थैंक Thank यू you so सर। much.